वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग आईआरपीडब्ल्यूएम का चैप्टर नंबर 8 आईआरपीडब्ल्यूएम आज हम लोग वो स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है चैप्टर नंबर 8? बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है। पहला है इंजीनियरिंग रेस्ट्रिक्शंस एंड इंडिकेटर्स। इसके बाद है वर्किंग ऑफ ट्रॉलीज लॉरीज एंड मटेरियल ट्रेन। बेसिकली ये सारी की सारी चीज़ें चैप्टर नंबर 8 के अंदर कवर होती है, जिसमें से पार्ट ए वो है हमारा इंजीनियरिंग रेस्ट्रिक्शंस एंड इंडिकेटर। इंजीनियरिंग रेस्ट्रिक्शंस एंड इंडिकेटर्स, ठीक है, ये हमारा पार्ट ए है। तो आए विदाउट फर्दर डिले हम लोग अभी इसको स्टार्ट करते हैं। इंजीनियरिंग रेस्ट्रिक्शंस एंड इंडिकेटर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पैरा 801, पैरा 801, वर्क इन्वॉल्विंग डेंजर टू ट्रेन और ट्रैफिक। पैरा 801 is talking about those works which involves danger to train or traffic. तो क्या कहता मेरा ये पैरा? अ गैंग शैल नॉट कमेंस, क्या कह रहे हैं? अ गैंग शैल नॉट कमेंस और कैरी ऑन एनी वर्क विच विल इन्वॉल्व डेंजर टू ट्रेन्स or to traffic without the previous permission of the JE or SSCPWay or of some competent railway servant appointed on this behalf by special instruction. आगे कह रहा है द रेलवे सर्वेंट, आगे क्या कह रहा है? द रेलवे सर्वेंट हु हैज गिवन द परमिशन शुड बी हिमसेल्फ प्रेजेंट एट साइट टू सुपरवाइज द वर्क। क्या कह रहे हैं कि ऐसे काम जिसके अंदर ट्रैफिक को डेंजर हो सकता है, ट्रेन या ट्रैफिक को डेंजर इन्वॉल्व हो सकता है, ऐसे काम जिसके अंदर डेंजर इज इन्वॉल्व, तो उसके लिए कहा है कि गैंग जो होती है हमारी, जो मेंटेनेंस गैंग्स हुआ करती है, तो उनके लिए कहा है कि ऐसे काम गैंग को स्टार्ट नहीं करना। The gang shall not commence or carry on any work which involve danger to trains or to traffic without the previous permissions of the JSSPV। यानी कि PWI की इजाजत के बगैर गैंग कोई भी ऐसा काम जिसमें ट्रेन को जो है खतरा हो सकता है, ट्रैफिक को खतरा हो सकता है, वो काम नहीं करेगी। किसकी परमिशन के बगैर नहीं करेगी? जब तक कि PWI की परमिशन ना मिल जाए। इसके अलावा आगे क्या कह रहे हैं? ये कुछ काम ऐसे भी हो सकते हैं कि कोई और कंप्यूटर अथॉरिटी होगी, तो और ऑफ सम कंप्यूटर रेलवे सर्वेंट अपॉइंटेड ऑन दिस बिहाफ बाय स्पेशल इंस्ट्रक्शन। यानी पीडब्ल्यूआई के अलावा अगर कोई कंप्यूटर अथॉरिटी है तो वो स्पेशल इंस्ट्रक्शन द्वारा, तो उनकी इजाजत के बगैर काम नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, आगे ये भी कहा कि द रेलवे सर्वेंट हु हैज गिवन द परमिशन, जो रेलवे सर्वेंट इस काम को करने की इजाजत दे रहा है, यानी whosoever is competent enough should be himself present at site to supervise the work। उसे साइट पर पर्सनली मौजूद होना है ताकि वो काम को सुपरवाइज कर सके। ये कहा गया है पैरा 801 में। ठीक है, दिस इज समथिंग अबाउट पैरा 801। नेक्स्ट क्या है हमारा? पैरा 802। पैरा 802 क्या कहता है, देख लेते हैं उसको भी। कैरिंग आउट वर्क्स इन केस ऑफ इमरजेंसी, कैरिंग आउट वर्क इन केस ऑफ इमरजेंसी। इन द केस ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी तो ऐसी सिचुएशन है जो हमको बोल के आते नहीं, अचानक से हो जाता है। तो क्या कह रहे हैं? इन द केस ऑफ इमरजेंसी व्हेन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेफ्टी वारंट द कमेंसमेंट ऑफ द वर्क बाय द रेलवे सर्वेंट एट साइट, he shall himself ensure that engineering signals are exhibited at specified distances according to rules, and flagmen are posted with necessary equipment to man them before commencing the work। यानी कि पैरा 802 क्या कह रहा है कि अगर कभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन अराइज हो जाती है, उसमें काम करना पड़ता है, तो यही कहा जाता है इन द केस ऑफ इमरजेंसी व्हेन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेफ्टी वारंट द कमेंसमेंट ऑफ द वर्क, यानी कि सेफ्टी के खातिर काम करना जरूरी है बाय द रेलवे सर्वेंट एट साइट, रेलवे सर्वेंट द्वारा काम करना जरूरी है इमरजेंसी सिचुएशन में। तो क्या कहा है? he shall himself ensure that engineering signals are exhibited at specified distances according to rules। तो वो क्या करे?
उसे ये सुनिश्चित कर लेना है कि इंजीनियरिंग सिग्नल जो है वो नियम के हिसाब से जो भी तयशुदा जो दूरियां हैं, स्पेसिफाइड डिस्टेंसेस, वहां पर इंजीनियरिंग सिग्नल लगाकर ही वो काम कर रहा है, ये उसको एंश्योर करना है। एंड फ्लैगमैन आर पोस्टेड विथ नेसेसरी इक्विपमेंट टू मैन देम। बाउटा वाला जिसको हम लोग बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, फ्लैगमैन आर पोस्टेड विथ नेसेसरी, झंडी वाला पोस्ट किया गया है विथ नेसेसरी इक्विपमेंट, यानी उसको जो भी सेफ्टी के इक्विपमेंट है वो उसके साथ में इक्विप्ड है, वो आदमी वहां पे पोस्टेड है। बिफोर कमेंसिंग द वर्क, काम शुरू करने से पहले ये इंश्योर कर ले कि भाई फ्लैगमैन है और इंजीनियरिंग सिग्नल जैसा भी है, जिन जिन दूरियों पे लगाना है वो सारे लगा कर ही वो काम किए जा रहे, ये सुनिश्चित करना है। दिस इज पैरा 802। थर्ड इज पैरा 803। पैरा 803 अगेन किस बारे में बात हो रही है यहाँ पर? Responsibility of the railway servant in charge of the work. Responsibility of the railway servant in charge of the work. The railway servant in charge of the work who is present at the site of work. The railway servant in charge of the work who is present at the site of work shall ensure that engineering signals are exhibited at the specified distance according to rules and flagmen are posted with necessary equipment to man them. यानी कि जो रेलवे सर्वेंट इंचार्ज है, इंचार्ज ऑफ द वर्क, रेलवे सर्वेंट इंचार्ज ऑफ द वर्क हु इज प्रेजेंट एट द साइट ऑफ द वर्क, यानी उसको वहां पर मौजूद भी रहना है, उसे ये सुनिश्चित करना है कि इंजीनियरिंग सिग्नल्स तयशुदा दूरियों पर नियम के हिसाब से और फ्लैगमैन जो है नेसेसरी इक्विपमेंट के साथ में पोस्टेड है टू मैन देम, यानी जो काम कर रहे हैं उसके बारे में बात चल रही है। ठीक है। ट्रेन शैल बी परमिटेड ओवर द ट्रैक। ट्रेन्स shall be permitted over the track under repair at such restricted speed as is specified only after the track is rendered safe for the traffic। क्या मतलब इसका? पहले तो ये कह दिया कि जो इंचार्ज होगा काम का उसकी जिम्मेदारी क्या है, तो ये बता दिया कि उसको फिजिकली साइट पर मौजूद रहना चाहिए और जो है प्रोटेक्शन उसको अकॉर्डिंगली करना है, स्पेसिफाइड दूरी पे फ्लैगमैन वगैरह पोस्ट करना है और ये सारी चीजें इंश्योर करना है। आगे ये कहा है कि यहाँ पर जो गाड़ियां चलेगी उनके बारे में कहा, ट्रेन शैल बी परमिटेड ओवर द ट्रैक अंडर रिपेयर, यानी जो जिस ट्रैक की मरम्मत हो रही है उधर पे ट्रेन को परमिट तो किया जा सकता है एट सच रेस्ट्रिक्टेड स्पीड, ऐसी रेस्ट्रिक्टेड स्पीड यानी कॉशन ऑर्डर पर, एज इज स्पेसिफाइड यानी जो तयशुदा है कि भाई ये स्पीड पर गाड़ी पास हो सकती है। ठीक है। ओनली आफ्टर द ट्रैक इज रेंडर्ड सेफ फॉर द ट्रैफिक। कब? ओनली आफ्टर द ट्रैक इज रेंडर्ड सेफ फॉर द ट्रैफिक, यानी कि जब ट्रैक हमारा सेफ हो जाएगा तभी। ओके। यानी जब हमारा काम हमने किया, काम करने के बाद हम सेफ ट्रैक सेफ सर्टिफिकेट दे देंगे, उसके बाद में गाड़ी पास होगी तो जो तय किया होगा, स्पेसिफाई किया होगा, उस स्पीड पे ही गाड़ी पास की जाएगी। ही शुड एंश्योर दैट, उसे ये एंश्योर करना है द प्रोविजंस ऑफ पैरा 804 आर फुलफिल्ड बिफोर कमेंसिंग द वर्क। अभी पैरा 804 हम अगला पढ़ने वाले हैं, अभी जस्ट इसके नीचे ये कहा है कि ही शुड एंश्योर दैट द प्रोविजंस ऑफ पैरा 804 आर फुलफिल्ड बिफोर कमेंसिंग द वर्क, यानी कि काम शुरू करने से पहले उसको ये इंश्योर करना है कि जो भी पैरा 804 में प्रिकॉशंस लिखे गए वो फुली कंप्लाइड है, उसके बाद ही काम शुरू किया जाएगा। ठीक है। सो लेट अस गो टू पैरा 804। तो 804 में हम लोग यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो है पहले इसको पढ़ लेते हैं। पैरा 804, वर्क्स विच ऑब्स्ट्रक्ट द लाइन। क्या है पैरा 804? वर्क्स विच ऑब्स्ट्रक्ट द लाइन, ऐसे काम जो लाइन को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है ना, यानी कि एक तरीके का अवरोध पैदा हो जाए वो काम करने से, यानी अब गाड़ी पास नहीं की जा सकती, ट्रेन चलाई नहीं जा सकती, ऐसे काम जिनसे ट्रेन नहीं चलाई जा सकती आमतौर पे, इसका मतलब ये कह सकते हैं हम लोग। तो उसके बारे में क्या है? प्रिकॉशंस बिफोर कमेंसिंग ऑपरेशन विच वुड ऑब्स्ट्रक्ट द लाइन। precautions before commencing operations which
वुड ऑब्स्ट्रक्ट द लाइन, यानी कि कुछ सावधानियां बरती जाए काम शुरू करने से पहले, जिससे कि लाइन ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगी, लाइन ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी। तो क्या है वो काम, तो क्या कह रहे हैं इसके बारे में, लेट अस सी। नो पर्सन एम्प्लॉयड ऑन द वे, works or bridges shall cause discontinuity in track, disconnect points or signals, or commence any other operations which would obstruct the line without obtaining the written permission of the station master, who shall ensure that all necessary signals have been placed at on। इसको शॉर्टकट में मैं आपको बताऊं तो इसको मैं पढ़ देता हूं, फिर बाद में आपको समराइज करके बता देता हूं। ये कहा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पीवे का हो, चाहे वो वर्क्स का हो या ब्रिज का हो, ट्रैक में किसी भी प्रकार का अवरोध पैदा ना करे, या इसी तरह से पॉइंट को डिस्कनेक्ट ना करे, सिग्नल्स, पॉइंट को डिस्कनेक्ट करना, सिग्नल को ऑब्स्ट्रक्ट करे, या ऐसा कोई काम ना करे जिससे कि जो अवरोध पैदा हो जाए, विच वुड ऑब्स्ट्रक्ट द लाइन विदाउट ऑब्टेनिंग, जब तक कि स्टेशन मास्टर की इजाजत ना ले लीजिए, विदाउट ऑब्टेनिंग द रिटर्न परमिशन ऑफ द स्टेशन मास्टर। क्या कहा है, जब तक लिखित में स्टेशन मास्टर से इजाजत ना मिल जाए किसी भी प्रकार का ट्रैक में डिसकंटिन्यूटी का काम, या सिग्नल पॉइंट को डिस्कनेक्ट करने का काम, या सिग्नल डिसमेंटलिंग का काम, या इस तरीके के का काम जिससे कि ऑब्स्ट्रक्शन लाइन में पैदा हो, वो किसी भी विभाग का आदमी हो, जो वे का हो, वर्क्स का हो, ब्रिजेस का हो, हम क्योंकि इंजीनियर हो इसलिए हमारे बारे में बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। जब तक रिटर्न में लिखित में मास्टर से इजाजत ना मिल जाए नहीं करेगा। स्टेशन मास्टर को भी क्या कहा है, without obtaining a written permission of the station master, who shall ensure that, स्टेशन मास्टर को क्या इंश्योर करना है, ensure that all necessary signals have been placed at on। यानी वो इजाजत रिटर्न में देने से पहले स्टेशन मास्टर से भी कहा है कि भाई आप ये इंश्योर कर ले कि सारे सिग्नल जो है, जो भी जरूरी है उस काम के लिए, एट ऑन पोजिशन। व्हाट इज मीन बाय ऑन पोजिशन, ऑन पोजिशन का मतलब है कि सिग्नल रेड, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं वो भी देख लेते हैं हम लोग। इन एडिशन, इसके अलावा कह रहे हैं, इन एडिशन द एम्प्लॉय मेंशन्ड अबव, यानी कि वे वर्क्स ब्रिज वाले सारे, shall also ensure that the necessary stop signals like banner flags, detonators, and hand signals have also been placed or exhibited at the prescribed locations as per para 806। यानी ये काम के लिए, देखिए इसको अच्छे से समझना होगा हमें, क्या कहा जा रहा है, काम ऐसा करना जिससे लाइन और लाइन पर अवरोध पैदा होगा, अब गाड़ी नहीं चल सकती। तो पहले तो ये कह दिया है कि जब तक स्टेशन मास्टर से लिखित में परमिशन ना मिल जाए कि हम वो कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे लाइन ऑब्स्ट्रक्ट होगी, शॉर्टकट में ये है। और मास्टर को कहा है कि सिग्नल ऑन होने के बाद ही वो रिटर्न में दे। इसके अलावा जो व्यक्ति काम कर रहा है लाइन पर, उसके लिए कहा है शाल ऑल्सो इंश्योर, उसे क्या करना है, उसे ये भी सुनिश्चित करना है that the necessary stop signals like banner flags, detonators and hand signal flags have also been placed exhibited at the prescribed locations। यानी बोलने का मतलब ये जो कहा है कि रिटर्न में मास्टर से परमिशन लेना है, दैट इज नथिंग बट डिमांड फॉर ब्लॉक। मैंने आपको स्टेशन मास्टर को डिमांड दिया, मेमो दिया कि भाई मुझे ब्लॉक चाहिए, ये फला फला काम करना है। स्टेशन मास्टर ने नेसेसरी सिग्नल को ऑन पोजीशन में किया, लिखित में दे दिया, भाई ठीक है आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। ये बात तो हो गई, यानी आपको ब्लॉक ग्रांटेड, इसको हम क्या कहेंगे, ब्लॉक आपको मिल गया। लेकिन जो फील्ड पर काम कर रहा है व्यक्ति, वो ये सोचे कि भाई स्टेशन मास्टर ने तो सिग्नल लाल कर दिया है, सिग्नल इज इन ऑन पोजीशन नियम के हिसाब से, तो मैं सीधे अपना काम शुरू करूं, मुझे अब क्या प्रोटेक्शन की जरूरत, मुझे अब क्या प्रिकॉशंस लेने की जरूरत, तो नहीं। तो यहां पर बिल्कुल इस चीज को क्लियर किया जा रहा है कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मास्टर ने तो दे दिया आपको रिटर्न में, लेकिन आपको क्या करना है, आपको जो है फील्ड पर का काम शुरू करने से पहले वहां पर बैनर फ्लैग, डेटोनेटर, हैंड सिग्नल वगैरह लगाना है, फिर उसके बाद ही काम करना है।
ठीक है, यानी कि स्टेशन मास्टर ने अपने पार्ट की सेफ्टी को इंश्योर किया कि वो सिग्नल लाल किया, फिर आपको ब्लॉक दिया। और मुझे अपने पार्ट की सेफ्टी इंश्योर करना है कि भाई गलती से अगर गाड़ी आ रही है कहीं से, तो जो है मेरा अगर बैनर फ्लैग लगा होगा, मेरा डेटोनेटर लगा होगा, मेरा हैंड फ्लैग लगा होगा, तो क्या होगा, ड्राइवर में कंट्रोल द ट्रेन, गाड़ी आएगी नहीं, ये बात तो तय है क्योंकि ब्लॉक मिल चुका है। लेकिन कभी अगर ह्यूमन एरर होगा, स्टेशन मास्टर से गलती हो गई या ड्राइवर ने नहीं फॉलो किया सिग्नल, उस परिस्थिति में हमारा ये जो प्रोटेक्शन होगा बैनर फ्लैग का, डेटोनेटर या हैंड सिग्नल फ्लैग, वो काम आ जाएगा। ठीक है, एट प्रिस्क्राइब लोकेशंस एज पर पैरा 806, वो आगे हम पैरा 806 में जाएंगे तो कहाँ कहाँ किस तरीके से प्रोटेक्शन करना वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी पैरा के अंदर। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, हम ये पढ़ रहे, ये वाला पार्ट पढ़ रहे हैं अभी। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन emergent केसेस, यानी जब इमरजेंसी हो, the persons undertaking such operation shall first bring the train to stop as stipulated in para 812। मैं जरा आप लोगों को पीछे का पैरा 806 का भी जो है प्रोटेक्शन जो बताया था वो भी जरा दिखाता चलूं, उसके बाद में ये हम वहां पर जाएंगे तो पढ़ ही लेंगे। देख लीजिए आप, पहले ये जो है ना स्टॉप सिग्नल बैनर फ्लैग के बारे में कहा था हमको, यहाँ पर पैरा 806 पहले आप देख लें। वर्क्स ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन के बारे में बात कर रहा है, इसका जो है डायग्राम देख लें आप, है कि नहीं। वर्क्स ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन का जो डायग्राम है, यानी प्रोटेक्शन किस तरीके से करना है, बेसिकली यही है, सिंगल लाइन में प्रोटेक्शन कैसा करना है, डबल लाइन में। तो ये हम लोग बाद में देख लेंगे, जस्ट मैं आपको एक ग्लिम्स आपको मैंने दिखा दिया। ठीक है, इसी तरह से पैरा 812, इन इमरजेंसी केसेस में ट्रेन को खड़ा किया जाएगा किस तरीके से, तो पैरा 812 में यहाँ पर जो है टेम्परेरी सिग्नल्स के बारे में बात हो रही है। तो कहाँ कहाँ पे प्रोटेक्शन किस तरीके से करेंगे ये हम लोग अभी, ये पैरा 812 जब पढ़ेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। तो वी आर गोइंग बैक अगेन, सो लेट अस स्टार्ट। क्या कहा जा रहा है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन emergent केसेस, यानी इमरजेंसी में, प्रोवाइड फॉर दैट इन emergent केसेस द पर्सन अंडरटेकिंग such operations shall first bring the train to stop as stipulated in para 812 and advise the driver of the train about the need to stop the train without train through a written memo। यानी अगर इमरजेंसी परिस्थिति आ जाती है तो वो क्या करेगा, फील्ड का स्टाफ, वो पहले ट्रेन को खड़ी कर देगा, शाल फर्स्ट ब्रिंग द ट्रेन टू स्टॉप एंड एडवाइज द ड्राइवर ऑफ द ट्रेन अबाउट द नीड टू स्टॉप द ट्रेन थ्रू अ रिटन मेमो। और वो जो ट्रेन को उसने रोका उसको एक रिटर्न में मेमो लिख के देगा और बताएगा कि किस कारण से उसने गाड़ी को रोका है। और साथ ही साथ में वो क्या करेगा आगे, मीनवाइल उसको क्या काम करना है, तो कह रहे हैं द रेलवे सर्वेंट shall simultaneously arrange to send a message to the station master for the need to block the track as per para 810 and obtain written confirmation of the same। गाड़ी जो आने वाली थी उसने देखा कि इमरजेंसी सिचुएशन है तो उसने उस गाड़ी को खड़ा कर दिया, ड्राइवर को एक मेमो दे दिया लिख के कि भाई हमने किस कारण से गाड़ी खड़ा किया है। साथ ही साथ में वो जो है स्टेशन मास्टर को एक मैसेज पास ऑन करेगा कि ही नीड्स टू ब्लॉक द ट्रैक ना, मैसेज टू द स्टेशन फादर नीड टू ब्लॉक द ट्रैक, ट्रैक को ब्लॉक क्यों किया या ब्लॉक कैसा किया है उसके बारे में वो इंटीमेट करेगा। एंड ऑब्टेन रिटर्न, एंड ऑब्टेन रिटर्न कंफर्मेशन ऑफ द सेम, और साथ ही साथ में वो क्या करेगा, रिटर्न कंफर्मेशन ले लेगा। ठीक है, द वर्क विच में, the work which may lead to obstruction to the track shall however be done only during the traffic block। the work which may lead to obstruction of the track, यानी कि ऐसे काम जिससे जो है ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगी। द वर्क which may lead to obstruction to the track shall however be done only during the traffic block, यानी कि जिससे लाइन अवरोधित हो सकती है वो काम तो ट्रैफिक ब्लॉक लेने के बाद ही किया जाएगा। ठीक है, गाड़ी खड़ी कर दिया अभी इमरजेंसी सिचुएशन, लेकिन अभी काम नहीं शुरू करेगा वो, कब तक, द रिटर्न कंफर्मेशन फॉर विच शैल बी ऑब्टेन फ्रॉम द कंसर्न स्टेशन मास्टर।
यानी कि अगर कुछ इमरजेंसी सिचुएशन जैसे लगा, एक इमरजेंसी सिचुएशन जैसा फील हुआ किसी को, और वो क्या कर रहा है, उसने जो है गाड़ी खड़ा कर दिया, मास्टर ड्राइवर को मेमो लिख के दे दिया, स्टेशन मास्टर को बताया कि भाई मुझे ब्लॉक चाहिए और उसके लिए कंफर्मेशन ले, लेकिन वो काम नहीं शुरू कर सकता अभी। लाइन बंद कर सकता है, काम नहीं शुरू करेगा। काम कब शुरू करेगा? ट्रैफिक। द वर्क विच में लीड टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ट्रैक शैल हाउएवर बी डन ओनली ड्यूरिंग द ट्रैफिक ब्लॉक। ट्रैफिक ब्लॉक लेने के बाद ही काम करेगा, जिसके लिए वो रिटर्न कंफर्मेशन स्टेशन मास्टर से लेगा। आगे कह रहे हैं ऑन कंप्लीशन ऑफ द वर्क, काम होने के बाद, अगेन द ऑथराइज्ड रेलवे सर्वेंट शैल एडवाइज द ड्राइवर थ्रू अ रिटन मेमो टू प्रोसीड एट द प्रिस्क्राइब्ड स्पीड। अब उसने गाड़ी खड़ा किया था, एक मेमो दिया था, कारण बताया था, अब वो गाड़ी को पास करना है तो उसे क्या करना होगा? गाड़ी को पास करना तो उसे क्या करना होगा? फिर से एक रिटर्न मेमो लिख के देना पड़ेगा कि भाई अब आप जा सकते हैं, ट्रैक इज सेफ, आप इस पर्टिकुलर स्पीड से यहां से निकलें। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस हैं। ओके, ठीक है। अभी हमने जो पहला पॉइंट पढ़ा, पॉइंट नंबर 1, ये क्या था? प्रिकॉशंस बिफोर कमेंसिंग ऑपरेशंस विच ऑब्स्ट्रक्ट द लाइन, यानी ऐसे काम करना जिससे लाइन ऑब्स्ट्रक्ट हो सकती है, उसके बारे में जो सावधानियां बरतनी थी उसके बारे में हमने पढ़ा। अब मेरा पॉइंट नंबर 2 क्या है, ये भी जरा देख लें। पॉइंट नंबर 2 क्या है? पॉइंट नंबर 2 इज वर्क्स रिक्वायरिंग कंप्लीट ब्लॉक प्रोटेक्शन। वर्क्स रिक्वायरिंग कंप्लीट ब्लॉक प्रोटेक्शन, ऐसे काम जिसमें कंप्लीट ब्लॉक प्रोटेक्शन की आवश्यकता हो। ठीक है, तो यहाँ उन्होंने कुछ क्लासिफाई कर दिया है, हमें बता दिया कि कौन से काम ऐसे हैं कि जिसके अंदर हमें कंप्लीट ब्लॉक प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो वहां पे ये देखिए, फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ वर्क, फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ वर्क्स विल necessarily require complete block protection. Following category of works will necessarily require complete block protection. ठीक है, तो यहां पर पॉइंट नंबर ए, कैटेगरी ऑफ वर्क्स वेयर ट्रैक इज रिक्वायर्ड टू बी ऑक्यूपाइड। पहला कैटेगरी क्या है? कैटेगरी ऑफ वर्क्स वेयर ट्रैक इज रिक्वायर्ड टू बी ऑक्यूपाइड। ऐसे कैटेगरी हुई काम के ट्रैक जहां पे ट्रैक इज रिक्वायर्ड टू बी ऑक्यूपाइड, यानी ट्रैक ऑक्यूपाइड रहेगा, वहां कोई गाड़ियां आ नहीं सकती। जैसे कि सबसे पहला उन्होंने दिया है वर्किंग ऑफ ऑन ट्रैक मशीन्स। वर्किंग ऑफ ऑन ट्रैक मशीन, अब हमारी कोई भी ट्रैक मशीन हो, चाहे वो यूटीवी हो, चाहे वो टीआरटी हो, बीसीएम हो, ट्रैक का टाइम मशीन हो, यूनिमैट, डियोमेटिक, बीआरएम, वटेवर, एफआरएम, डीजीएस, या कोई भी मशीन का आप नाम ले लो। भाई जब वो मशीन भी ऑन ट्रैक है, उस ट्रैक पर चलकर आई है काम करने के लिए, तो गाड़ियां कैसे पास होगी दूसरी? नहीं ना। तो इसके लिए क्या है कि क्या जहां पर पूरा ब्लॉक लगेगा, तो वर्किंग ऑफ ऑन ट्रैक मशीन्स। इसी तरीके से जैसे ऑन ट्रैक मशीन्स की बात किया, इसी तरीके से वर्किंग ऑफ मटेरियल ट्रेन्स और गर्डर स्पेशल्स। मटेरियल ट्रेन जो हमारे ट्रैक पे जो है मटेरियल वगैरह लेकर आती है, पीवे के मटेरियल वगैरह लेकर आती है, चाहे फिर वो बॉबियन होने दो, स्लीपर का रेक होने दो, स्टील का रेक होने दो, यूआर रेक होने दो, कुछ भी। इसी तरह से गर्डर स्पेशल, अब गर्डर स्पेशल मीन्स क्या? जो हमारे जो गर्डर, स्टील गर्डर्स वगैरह जनरली बनाए जाते हैं, उसको कहीं पर फैब्रिकेशन प्लांट वगैरह होता है, वहां पे उसको फैब्रिकेशन किया जाता है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जिस वैगन में गर्डर लेकर आते हैं, वो भी एक टाइप का एक गुड्स ट्रेन ही होती है, लेकिन उसको गर्डर लेकर आते हैं, उसको गर्डर स्पेशल नाम दिया गया है कि नहीं? तो वर्किंग ऑफ मटेरियल ट्रेन्स और गर्डर स्पेशल्स, इसमें भी आपको कंप्लीट ब्रोकरेशन लगेगा। इसी तरह से वर्किंग ऑफ डिप्लोरीज, जो मटेरियल लाने ले जाने का काम करते हैं ना हमारे ट्राई सेक्शन में, पीवे मटेरियल लाना ले जाना, क्योंकि सेक्शन काफी लंबा लंबा होता है, डेपो हमारा कहीं और है, यूनिट हमारी कहीं और है, तो डिप्लॉरी की सहायता से मटेरियल को यहाँ से वहाँ लाया ले जाया जाए। तो वर्किंग ऑफ डिप्लॉरीज, वर्किंग ऑफ मोटर ट्रॉलीज, वर्किंग ऑफ मोटर ट्रॉलीज, अगेन इसने भी ट्रैक को ऑक्यूपाई किया है। वर्किंग ऑफ पुश ट्रॉली इन हेवीली ग्रेडेड सेक्शंस, वर्किंग ऑफ पुश ट्रॉली इन हेवीली ग्रेडेड सेक्शंस, यानी जहां पर बहुत ज्यादा ग्रेड, बहुत ज्यादा स्टीप है, हेवीली ग्रेडेड है, तो वहां वर्किंग ऑफ पुश ट्रॉली। तो इसके अंदर क्या लगेगा? हमें कंप्लीट ब्लॉक प्रोटेक्शन लगेगा। इसी तरीके से एक दो चीजें और रह गई है। वर्किंग ऑफ पुश ट्रॉली इन, देखो पुश ट्रॉली के बारे में ही इज वेरी मच स्पेसिफिक, जहां पर देखो पुश ट्रॉली में 3 चीजें दी है, मैं आपको एक साथ दिखा देता हूँ। पहला अभी हमने जो पढ़ा उसको वापस से मैं मार्क कर देता हूँ। वर्किंग ऑफ पुश ट्रॉली इन हेवीली ग्रेडेड सेक्शन, working of push trolley in sections where visibility is obstructed,
और पुश ट्रॉली इन लॉन्ग टनल्स। यानी जहां पर बहुत ज्यादा स्टीप ग्रेडियंट होगा, यानी घाट सेक्शन सॉर्ट ऑफ होगा, वहां पर पुश ट्रॉली चलाने के लिए कंप्लीट ब्लॉक लगेगा। इसी तरीके से पुश ट्रॉली जहां पर विजिबिलिटी बराबर नहीं है, विजिबिलिटी ऑब्स्ट्रक्टेड है, यानी क्लियर विजिबिलिटी है, वहां पर पुश ट्रॉली चलाना है तो ब्लॉक लेना पड़ेगा। इसी तरह पुश ट्रॉली इन लॉन्ग टनल्स, लंबे लंबे टनल्स के अंदर अगर पुश ट्रॉली करना है तो उस परिस्थिति में ब्लॉक लगेगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट ब्लॉक प्रोटेक्शन के काम बता दिए। नेक्स्ट है हमारा वर्क्स। नेक्स्ट हमारा है works where discontinuity in track is created or such conditions are created which may result in discontinuity or obstruction to running track. Works where discontinuity in track is created, यानी ऐसे काम जिसके अंदर ट्रैक में डिसकंटिन्यूटी पैदा हो गई है, हाँ, और ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई जिससे कि ट्रैक में डिसकंटिन्यूटी हो या बाधा, रनिंग ट्रैक को अवरोध पैदा हो जाए। ठीक है, यानी कि उन्होंने कैसा, देखिए अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर ए और बी को मैं आपको थोड़ा सा वापस से बता देता हूँ। ये वाला पार्ट आपने बी तो अभी देखा, कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर क्या है, ऐसे काम जहां पर कंप्लीट ब्लॉक प्रोटेक्शन लगे तो उसके अंदर पहला का है जहां ट्रैक इज रिक्वायर्ड टू बी ऑक्यूपाइड, यानी किसी व्हीकल से ट्रैक मेरा ऑक्यूपाइड है, जैसे उन्होंने बताया ऑन ट्रैक मशीन होने दो, यानी ट्रैक मशीन हमारी किसी भी कैटेगरी की, मटेरियल ट्रेन, गर्डर ट्रेन, गर्डर स्पेशल, डिप लॉरी, मोटर ट्रॉली, पुश ट्रॉली हेवीली ग्रेडेड सेक्शन है, या फिर पुअर विजिबिलिटी है तो वहां पुश ट्रॉली करना है, लंबा टनल है वहां पुश ट्रॉली, यानी मेरा ट्रैक इज ऑक्यूपाइड, इस वजह से मैं गाड़ी पास नहीं कर सकता और कंप्लीट ब्लॉक प्रोटेक्शन लेना है। ये दूसरा कैटेगरी क्या है कि भाई ट्रैक में ही डिसकंटिन्यूटी हो गई है। व्हाट इज मीन बाय डिसकंटिन्यूटी, में जरा सा आपको एक डायग्राम बना के एक्सप्लेन करता हूँ। ये मेरा रेलवे ट्रैक है और मान के चले कि यहाँ पर मेरी रेल है, ये इस तरीके से मेरी रेल है ना। अब यहाँ पर मुझे कुछ काम इस तरीके से करना है कि इसके अंदर मिसाल के तौर पर आप ये समझे कि ये जो पैच है ना, यहाँ की जो रेल है ना, इसको मुझे बदली करना है। अब मैंने ये रेल काट के निकाल दी, मैंने ये रेल काट के निकाल दी तो ट्रैक इज डिसकंटिन्यूअस, ट्रैक इज डिसकंटिन्यूअस। अब चाहे फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पूरा का पूरा पैच है, इसी का रिन्यूअल करना है, इसी को काट दिया, ये भी हमारा कह जाएगा कि डिसकंटिन्यूटी है कि नहीं। तो ऐसे कुछ भी कंडीशंस, तो यहाँ पर अभी दूसरा कैटेगरी बी जो है वो यही कह रहा है, वर्क्स वेयर discontinuity in track is created or such conditions are created which may result in discontinuity or obstruction to running track। तो एग्जांपल उन्होंने यहाँ पर दिया है अलग अलग कैटेगरी ऑफ वर्क्स के, थ्रू रेल रिन्यूअल जिसे हम टीआरआर कहते हैं, रेल के पूरे पैनलों को बदली कर देना, पुराने निकल के नए, कैजुअल रिप्लेसमेंट ऑफ स्लीपर, जैसे मैंने यहाँ पे एक बनाया ना, ये रेल जो हमने निकाल दिया, कैजुअल रिप्लेसमेंट ऑफ रेल, रिप्लेसमेंट ऑफ एसईजेस और रिप्लेसमेंट ऑफ बफर रेल विद एसईजे, एसईजे बदली करना हो या बफर रेल को बदली करना है, बफर रेल को निकाल के एसईजे डालना है, यानी या तो एसईजे को बदली करना है या तो फिर बफर रेल को निकाल के एसईजे डालना है, तभी भी मेरा ट्रैक जो है डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। इंसर्शन और रिप्लेसमेंट ऑफ ग्लूट जॉइंट, ग्लू जॉइंट इंसर्ट करना है या पुरानी ग्लू जॉइंट को बदली करना है। टेम्पररी परमानेंट रिपेयर्स ऑफ रेल फ्रैक्चर, टेम्पररी या परमानेंट रिपेयर्स टू रेल फ्रैक्चर का मतलब क्या, यानी रेल बदली करो बाद में रेलों में वेल्डिंग करो, तो यहां पर भी वही केस है। टेम्परेरी और परमानेंट रिपेयर्स ऑफ रेल ऑन अकाउंट ऑफ बकलिंग, बकलिंग के अंदर भी टेम्परेरी या परमानेंट रिपेयर ऑफ रेल ऑन अकाउंट ऑफ बकलिंग, बकलिंग के कारण जो अरेंजमेंट हम करते हैं, है कि नहीं, वहां पर भी रेलें बदली करनी पड़ती है। रिप्लेसमेंट ऑफ स्विच और क्रॉसिंग और एनी पार्ट ऑफ टर्नआउट, टर्नआउट के अंदर स्विच स्विच पोर्शन बदली कर रहे हैं या क्रॉसिंग बदली कर रहे हैं या टर्नआउट का कोई भी हिस्सा बदली किया जा रहा है। इसी तरह से डी स्ट्रेसिंग ऑफ एलडब्ल्यूआर, डी स्ट्रेसिंग ऑफ एलडब्ल्यूआर, एलडब्ल्यूआर की डी स्ट्रेसिंग हमें करना है तो पूरी रेलों को ही फ्री करना पड़ता है भाई ट्रैक से, तब जाके तो वो डिस्ट्रेस हो पाती है। तो ट्रैक में डिसकंटिन्यूटी आ गई ना, रेल कटी भले ना हो, रेल भी खैर उसमें कटती है लेकिन क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूटी आ जाती है। इसी तरह से वेल्डिंग, इन सिटू वेल्डिंग ऑफ रेल, साइड पर रेलों की वेल्डिंग करना, एंड क्रॉपिंग एंड वेल्डिंग, हमारे जो रेल के एंड्स उसको क्रॉप करना, वेल्डिंग करना, थ्रू रिन्यूअल ऑफ ब्रिज स्लीपर, ब्रिज स्लीपरों को पूरा बदली कर देना थ्रू रिन्यूअल ऑफ ब्रिज स्लीपर, रिप्लेसमेंट ऑफ गर्डर विद स्लैब्स, गर्डर्स को निकाल के स्लैब डालना, रिप्लेसमेंट गर्डर विद स्लैब,
रिमूवल ऑफ रेल फ्रॉम ट्रैक फॉर एनी पर्पस, और किसी कारणवश रेलों को निकालना। रिन्यूअल ऑफ स्लीपर ऑन इंपॉर्टेंट एंड मेजर ब्रिजेस, मेजर या इंपॉर्टेंट ब्रिजेस के ऊपर स्लीपर बदली करना। और लास्ट हमारा है चेंजिंग ऑफ गार्ड रेल्स ऑन इंपॉर्टेंट एंड मेजर ब्रिजेस, मेजर और इंपॉर्टेंट ब्रिज पे गार्ड रेल को बदली करना। गार्ड रेल देखो, गार्ड रेल के ऊपर गाड़ी चलती नहीं है, वो क्या है, इन केस द ट्रेन रीरेल्स, तो उसको जो है डैमेज टू स्ट्रक्चर और ट्रेन कम हो, उसकी वजह से गार्ड रेल हम डालते हैं। लेकिन अगर डिरेलमेंट होना है बोल के तो होगा नहीं, है कि नहीं। अब मैं ये सोचूं कि गार्ड रेल बदली करना है, तो बोले रनिंग लाइन में बाकी मेन लाइन तो रेल तो है ही, गार्ड रेल और निकाले हम लोग, और उसके बाद में मार्जिन में इसको बदली कर देंगे हम लोग। गार्ड रेल थोड़ा नहीं रहेगी तो क्या दिक्कत है। तो नहीं, तो क्या कहा है, जब गार्ड रेल को आप बदली करेंगे मेजर या इंपॉर्टेंट ब्रिज है, तो आपको ब्लॉक लेना है, यानी उसको इक्वली इंपॉर्टेंट समझा जाए। ऐसा ना हो कि हम जो है हमने निकाला था पुरानी गार्ड रेल निकाल के नहीं डालने वाले थे, और उसके दौरान जो है डिरेलमेंट हो गया, ऐसा ना हो। तो ये कुछ इन्होंने करीब 15 पॉइंट्स उन्होंने एनलिस्ट किए कि जहां पर क्या होता है, डिसकंटिन्यूटी पैदा हो जाती है हमारे ट्रैक में। ठीक है, अब नोट यहाँ पर एक दिया हुआ है, दो नोट्स है, इनफैक्ट 2 नोट्स आर देयर। पहला है, सम ऑफ द वर्क्स लिस्टेड अबव मे आल्सो नेसेसिटेट मैंडेटरी इंपोजिशन ऑफ स्पीड रेस्ट्रिक्शंस। अभी ऊपर जो हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े, उसके अंदर कुछ काम ऐसे होंगे कि जिसमें कंपल्सरीली स्पीड रेस्ट्रिक्शन इंपोज करना जरूरी है, यानी नॉर्मल स्पीड पे गाड़ी हम चला नहीं सकते, वहां पर स्पीड रेस्ट्रिक्शन इंपोज करना है, और ऐसा काम हो सकता है, मेन ऑल्सो नेसेसिटेड लिखा है। नेक्स्ट है, द लिस्ट ऑफ वर्क्स इंडिकेटेड अबव इज इंडिकेटिव ओनली एंड अदर वर्क्स may be required to be done under block protection. The list of works indicated above, यानी अभी जो हमने enlisted देखे वर्क इज इंडिकेटिव, यानी सिर्फ एक क्या बोलते हैं ना, एक आपको अंदाजा के लिए इंडिकेटिव है, अंदाजा है खाली, हाँ। एंड अदर वर्क्स मे बी रिक्वायर्ड टू बी डन अंडर ब्लॉक प्रोटेक्शन बेस्ड ऑन साइट स्पेसिफिक कंडीशन एज डिसाइड बाय पीवी ऑफिशियल, यानी इसके अलावा भी स्कोप है कि और भी कोई काम होंगे जो कि अंडर ब्लॉक प्रोटेक्शन, अंडर ब्लॉक प्रोटेक्शन करना पड़ेगा साइट की सिचुएशन के हिसाब से, जो कौन डिसाइड करेगा, पीवी ऑफिसर्स जो होंगे वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड पैरा 804। नेक्स्ट है मेरा पैरा 805। नेक्स्ट इज पैरा 805, कैटेगरीज ऑफ इंजीनियरिंग वर्क। क्या है, कैटेगरीज ऑफ इंजीनियरिंग वर्क्स। क्या है देख लेते हैं हम लोग एक बार। इंजीनियरिंग वर्क्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। जो हमारे इंजीनियरिंग के काम होते हैं उनको हम क्या कह रहे हैं कि भाई 3 कैटेगरी में हम लोग बेसिकली इसको डिवाइड कर सकते हैं। क्या है वो 3 कैटेगरी, आपके सामने है। कैटेगरी 801, ये होगा हमारा कैटेगरी 801। दूसरा हमारा हो गया कैटेगरी, सॉरी कैटेगरी 1, सॉरी कैटेगरी 1, दूसरा कैटेगरी 2, और तीसरा हमारा है कैटेगरी 3। तीसरा हमारा क्या है, कैटेगरी 3, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो 3 कैटेगरी में बेसिकली उन्होंने डिवाइड किया है। तो पहला है कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 के बारे में क्या कहा है, ये कौन से काम है, वर्क्स ऑफ रूटीन मेंटेनेंस रिक्वायरिंग नो स्पीड रेस्ट्रिक्शन। क्या है ये काम, ऐसे रूटीन मेंटेनेंस के काम जिसके अंदर गाड़ी की स्पीड को कम करने की जरूरत नहीं है, नॉट नेसेसिटेटिंग एग्जीबिशन ऑफ हैंड सिग्नल्स एंड इन्वॉल्विंग नो डेंजर टू ट्रेन और ट्रैफिक। यानी ये ऐसे काम है जिसके अंदर ये रूटीन मेंटेनेंस के काम है, किसी भी प्रकार का कॉशन ऑर्डर लगाने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार का बावटा वगैरह यानी हैंड सिग्नल वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, और रनिंग ट्रेन को या ट्रैफिक को इससे इस काम से किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है, इन्वॉल्विंग नो डेंजर टू ट्रेन और ट्रैफिक। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, दीज इंक्लूड, ये काम में क्या होता है, दीज इंक्लूड वर्क्स ऑफ रूटीन मेंटेनेंस सच एज थ्रू पैकिंग, picking up slacks and overhauling of track।
ये काम कौन से काम है? रूटीन मेंटेनेंस। दीज इंक्लूड वर्क्स ऑफ रूटीन मेंटेनेंस सच एज थ्रू पैकिंग, पिकिंग अप स्लैक्स एंड ओवरहॉलिंग ऑफ ट्रैक एटसेट्रा। यानी ये थ्रू पैकिंग के काम हो सकते हैं, पिकिंग अप ऑफ स्लैक्स हो सकते हैं, या ट्रैक की ओवरहॉलिंग के काम हो सकते हैं, जिनके अंदर कोई कॉशन ऑर्डर लगाना नहीं है, कोई स्पीड रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बावटा वगैरह नहीं लगाना है, और ट्रैफिक को कोई खतरा नहीं है। आप मार्जिन देखते देखते ये काम कर सकते हैं। ये हो गया कैटेगरी 1 वर्क। ये क्या है हमारे? कैटेगरी 1 वर्क। नेक्स्ट हमारा है कैटेगरी 2 वर्क। ठीक है, दूसरा है हमारा कैटेगरी 2 वर्क। इनको क्या कहा गया है? दीज आर नथिंग बट वर्क्स ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। ये क्या है? वर्क्स ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। अब ये क्या है, यहां पर उन्होंने उसको डिफाइन भी किया है। वर्क्स सच एज कैजुअल रिन्यूअल ऑफ रेल्स एंड स्लीपर, एडजस्टमेंट ऑफ क्रीप एंड lubrication of rail joints which are completed by sunset of the day of the commencement and no restriction of speed thereafter is required are termed works of short duration। यानी ये शॉर्ट ड्यूरेशन वर्क्स की डेफिनेशन है कि पहले तो काम बता दिए कि कैसे काम हो सकते हैं। कहा कि भाई कैजुअल रेलों की बदली करना, स्लीपरों को बदली करना, इक्का दुक्का कहीं खराब रेल दिखी वो बदली की, या स्लीपर दिखा तो स्लीपर बदली कर दिया, क्रीप आ गया क्रीप एडजस्ट कर दिया, फिश प्लेटेड जॉइंट्स का लुब्रिकेशन करना था वो कर दिया। ये सारे काम शॉर्ट ड्यूरेशन वर्क्स में है। और इनके बारे में ये क्या है? विच आर कंप्लीटेड बाय सनसेट ऑफ द डे ऑफ कमेंसमेंट, यानी जिस दिन काम शुरू किया उसी दिन के शाम ढलने तक, सूरज डूबने से पहले पहले कंप्लीट हो जाए काम। और ये काम करने के बाद में किसी भी प्रकार का जो है स्पीड रेस्ट्रिक्शन इंपोज ना करना पड़े। नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ स्पीड देयर आफ्टर इज इक्वल, यानी ये काम होने के बाद में कोई स्पीड रेस्ट्रिक्शन कॉशन एरर नहीं लगाना पड़े। तो ऐसे कामों को क्या कहा है? वर्क्स ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। ऐसे कामों को क्या कहा है? वर्क्स ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। और आगे क्या कह रहे हैं? हैंड सिग्नल्स एंड बैनर फ्लैग्स एंड फॉग सिग्नल्स shall be used at specified distances to protect the train। हैंड सिग्नल, बैनर सिग्नल, सॉरी, हैंड सिग्नल्स यानी बावटा, बैनर फ्लैग यानी जाम बावटा जिसको हम कहते हैं, फॉग सिग्नल्स यानी आपके डेटोनेटर्स वगैरह, shall be used at specified distances to protect the train। तो जब ये काम हम करेंगे, शॉर्ट ड्यूरेशन वाले काम करेंगे, तो इस तरीके का प्रोटेक्शन हमें करना पड़ेगा, है कि नहीं, आने वाली गाड़ी से रोकने के लिए। जाहिर सी बात है कि ये जो काम करना है, तो इसमें अक्सर जो काम करना है तो ब्लॉक लेकर करने वाले काम हो सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कैटेगरी 3 वर्क्स। कैटेगरी 3, व्हाट इज इट? कैटेगरी 3 वर्क मीन्स वर्क्स ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबी अवधि के कार्य। तो उसके बारे में क्या कहा है देख लेते हैं उसको भी हम लोग। वर्क्स सच एज relaying and deep skinning of track, bridge construction, diversions which extend over a few days or weeks, during which period a continuous restriction of speed is to be enforced are termed as works of long duration। यानी इसकी डेफिनेशन बता दी। पहले तो बता दिया कैटेगरी ऑफ वर्क जो इसके अंदर आएंगे क्या है। वर्क सच एज रिलेइंग, ट्रैक रिलेइंग का काम, रेल बदली करना, स्लीपर बदली करना, थ्रू वर्क जो कहते हैं, डीप स्किनिंग ऑफ ट्रैक यानी छनाई, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, डाइवर्जन विच एक्सटेंड ओवर अ फ्यू डेज और वीक, यानी एक ऐसा डाइवर्जन हमने बनाया जिसका काम जो है कुछ दिनों या कुछ हफ्तों तक चलने वाला हो। ड्यूरिंग विच पीरियड यानी जिस अंतराल के बीच में कंटिन्यूअस रेस्ट्रिक्शन ऑफ स्पीड इज टू बी इन्फोर्स, यानी कि कंटिन्यूअस कॉशन ऑर्डर लगाकर रखना है, यानी कि गाड़ी की गति को कंटिन्यूअसली कम करना है, आर टर्म्ड एज वर्क्स ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन। देखो अभी हम लोग शॉर्ट ड्यूरेशन लॉन्ग ड्यूरेशन वर्क कंपेयर करेंगे, तो पहले तो एक उसमें टाइम ब्रैकेट आ गया। क्या?
कि वहां कहा था कि सनसेट सनसेट होने से पहले कंप्लीट हो जाए काम, और यहाँ क्या कहा है, विच एक्सटेंड ओवर अ फ्यू डेज और वीक, यानी ऐसे काम जो कुछ दिनों या हफ्तों तक चले। पहले तो ड्यूरेशन का फर्क आ गया। दूसरा दोस्तों यहाँ पे जो फर्क है ना वो ये है कि वो काम सनसेट के पहले हो जाना था, तो वहां पे जब भी काम कर रहे थे उतने समय पीरियड के लिए हमने क्या किया, फ्लैगमैन को हमारे भेजा, और वो काम हमने मार्जिन में हमने कर लिया है, सिग्नल्स वगैरह शो करके, हैंड सिग्नल्स, बैनर फ्लैग, वट एवर, फॉक्स सिग्नल इस्तेमाल करके कर लिया। लेकिन वो काम खत्म हुआ तो वो जो है गाड़ी वो नॉर्मल स्पीड पे आ जाएगी, क्योंकि वहां स्पीड रेस्ट्रिक्शन कुछ था नहीं। लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन वर्क में कंटिन्यूअस रेस्ट्रिक्शन ऑफ स्पीड इज टू बी इन्फोर्स। यहाँ पर वो लॉन्ग ड्यूरेशन वर्क करेंगे हम तो कंटिन्यूअस गाड़ी जो है वट एवर द गिवन स्पीड रेस्ट्रिक्शन है उस पर ही गाड़ी जाएगी। तो उसको डिफाइन किया है वर्क्स ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन। वहां पर था इंजीनियरिंग हैंड सिग्नल को इस्तेमाल करना, वहां था इंजीनियरिंग हैंड सिग्नल को इस्तेमाल करना, है कि नहीं, हैंड सिग्नल और बैनर फ्लैग का को यूज करना। यहाँ क्या कहा जा रहा है देखिए आप, यहाँ कहा जा रहा है टेम्पररी इंजीनियरिंग फिक्स्ड सिग्नल्स, टेम्पररी इंजीनियरिंग फिक्स्ड सिग्नल्स, व्हाट इज मीन बाय दैट, टेम्पररी इंजीनियरिंग फिक्स्ड सिग्नल्स का मतलब क्या है, शाल बी यूज्ड एट स्पेसिफाइड डिस्टेंस, यानी कि इंजीनियरिंग के कुछ फिक्स सिग्नल्स टेम्पररी नेचर के लिए, यानी वो काम कंप्लीट होने तक के लिए जो इंजीनियरिंग के सिग्नल लगाए जा रहे हैं, लेकिन वो फिक्स्ड इन नेचर है, इट इज नॉट टेम्पररी कि आपने यहाँ साथीदार के ऊपर जो है बावटा लगा दिया, आपका फ्लैग लगा दिया, या आपने बैनर फ्लैग लगा दिया बाद में उसको निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं। ये जो है फिक्स्ड सिग्नल है, इंजीनियरिंग का फिक्स सिग्नल, इसलिए उसको कहा है टेम्पररी इंजीनियरिंग फिक्स सिग्नल, शाल बी यूज्ड एट स्पेसिफाइड डिस्टेंसेस। तो इस इन कार्यों में क्या करेंगे, टेम्पररी इंजीनियरिंग फिक्स सिग्नल शाल बी यूज्ड एट स्पेसिफाइड डिस्टेंसेस टू प्रोटेक्ट द ट्रेन, यानी आने वाली गाड़ी को जो है प्रोटेक्शन के लिए। हाँ, दीज वर्क शुड बी कैरिड आउट टू अ प्रोग्राम, यानी जो लॉन्ग ड्यूरेशन के जो काम होते हैं हमारे वो प्रोग्राम के हिसाब से, यानी प्लान्ड वर्क कह सकते हैं हम लोग। दीज वर्क शुड बी कैरिड आउट टू अ प्रोग्राम अबाउट विच ऑल कंसर्न विल बी एडवाइज इन एडवांस, यानी ये काम होगा तो ऑल कंसर्न मैसेज हमें करना पड़ेगा, यानी एक प्रोग्राम होगा तो उस प्रोग्राम के तहत काम होगा, ऑल कंसर्न मैसेज पास ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा टेम्पररी, सॉरी, वर्क्स ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन था, ये रहा हमारा वर्क्स ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन। तो थोड़ा सा उनके बारे में बात हो गई। अब हमारा है पैरा 806, हमारा पैरा 806 वर्क्स ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। क्या है पैरा 806, वर्क्स ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। इनके बारे में क्या कहता है मेरा मैनुअल, प्रोटेक्शन इन ब्लॉक सेक्शन एंड प्रोसीजर फॉर पासिंग ऑफ ट्रेन, यानी कि जब शॉर्ट ड्यूरेशन का काम करे तो क्या करना, ब्लॉक सेक्शन के अंदर प्रोटेक्शन करना एंड प्रोसीजर फॉर पासिंग ऑफ ट्रेन। ठीक है, क्या है, बिफोर कमेंसिंग एनी वर्क्स ऑफ सच कैटेगरी, बिफोर कमेंसिंग any work of such category, the JESSCPWay or authorized railway servant shall issue a notice to the station master or block hut in charge at each end of the block section and obtain their acknowledgement. क्या कहा, बिफोर कमेंसिंग एनी वर्क ऑफ सच कैटेगरी, यानी शॉर्ट ड्यूरेशन वर्क के काम करने से पहले JESSCPWay या ऑथराइज रेलवे सर्वेंट क्या करेगा, एक नोटिस इशू करेगा स्टेशन मास्टर को, issue a notice to the station master block and in charge at each end of the block section and obtain their acknowledgement, यानी उसको एक नोटिस इशू किया जाएगा कि भाई हम इस फला फला प्रकार का जो काम जो है हमारे सेक्शन में कर रहे हैं और उसका एक्नॉलेजमेंट हम ले लेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर ये शॉर्ट ड्यूरेशन का वर्क है, इसके अंदर क्या कहा है, डिपेंडिंग ऑन, डिपेंडिंग एज टू वेदर द ट्रेन इज टू बी पास्ड through the work site after stopping or at a restricted speed, the line should be protected in the following manner, यानी कि अब इसके अंदर ऐसा हो सकता है कि वहां पर जो गाड़ी है धीमी गति से, या वहां पर जो गाड़ी हमें स्टॉप करना पड़ेगा, पहले चक्का जाम करना पड़ेगा उसके बाद ही वहां से पास हो सकते हैं, या फिर दूसरा हो सकता है कि गाड़ी की गति को पर्टिकुलर स्पीड पे जो है लाकर
यानी कॉशन ऑर्डर पे गाड़ी को पास किया जाए। तो दो परिस्थिति इसके अंदर हो सकती है वर्क्स ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन में। ठीक है, तो दो परिस्थिति क्या है, तो वो दोनों को मैं यहाँ पे अलग से हाईलाइट करता हूँ। ये पहली स्थिति है स्टॉपिंग द ट्रेन, और दूसरी है रेस्ट्रिक्टेड स्पीड पे गाड़ी को पास करना। तो ये दो अलग अलग सिचुएशन है। ठीक है, तो डिपेंडेंट एज टू वेदर द ट्रेन इज टू बी पास थ्रू द वर्क साइड आफ्टर स्टॉपिंग और एट अ रेस्ट्रिक्टेड स्पीड, द लाइन शुड बी प्रोटेक्टेड इन द फॉलोइंग मैनर। तो किस तरह से प्रोटेक्शन करे वो अभी हमें यहाँ पे बताया जाएगा। इसमें पॉइंट नंबर 1 अगेन हम देखेंगे तो क्या है, व्हेन द ट्रेन इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप एट द वर्क साइड इन ब्लॉक सेक्शन, यानी ट्रेन को जो है रोकना पड़ेगा, साइट ऑफ वर्क के पास लाके गाड़ी को खड़ा करना पड़ेगा। तो उस परिस्थिति में किस तरीके से प्रोटेक्शन करेंगे हम लोग, वो जरा देख लेते हैं हम लोग। तो कह रहे हैं पहला पॉइंट क्या है, post a flagman with hand signals at a distance of 30 meters in rear of the place of obstruction to show stop hand signal। एक फ्लैगमैन, हम एनेक्चर 8/1 अभी देख लेंगे, उसके अंदर डायग्राम पूरा बना है, लेकिन मैं जस्ट रीड कर देता हूँ। एक फ्लैगमैन हैंड सिग्नल के साथ में 30 मीटर की दूरी पे इन रियर ऑफ द प्लेस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, क्या मतलब हुआ, जो प्लेस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है उसके रियर, उसके पहले 30 मीटर की दूरी पर वह आके खड़ा हो जाएगा। Post a flagman with hand signal at a distance of 30 meters in rear of the place of obstruction to show stop hand signal। क्यों खड़ा रहे, ताकि वो हैंड सिग्नल को एग्जिबिट कर सके। ठीक है, ये तो एक हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया पॉइंट नंबर, इसको हम ऐसा कह सकते हैं दिस इज हमारे हिसाब से पॉइंट नंबर 1 हो गया ये प्रोटेक्शन का। दूसरा पॉइंट नंबर 2 पढ़ता हूं मैं अभी। पोस्ट अ फ्लैगमैन विथ हैंड सिग्नल्स and place a banner flag across the track at a distance of 600 meters in rear of the work। The flagman will show stop hand signals। दूसरा एक और जो है हमारा फ्लैगमैन होगा, जिसके पास क्या होगा, हैंड सिग्नल्स होगा, और वो क्या करेगा, अक्रॉस द ट्रैक, अक्रॉस यानी कि कल जैसे हमने पढ़ा था ट्रांसवर्स, परपेंडिकुलर टू द लेंथ, उसको बोले अक्रॉस, अलोंग यानी अलोंग द लेंथ, अक्रॉस यानी उसके ऑपोजिट। तो क्या कहा है, पोस्ट अ फ्लैगमैन विथ हैंड सिग्नल्स and place a banner flag across the track at a distance of, this distance is important now, at a distance of 600 meters in rear of the work। The flagman will show stop hand signals। फ्लैगमैन क्या करेगा, स्टॉप हैंड सिग्नल एग्जिबिट करेगा, कहां पर, 600 मीटर पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पॉइंट नंबर 3। क्या कह रहे हैं इसमें, पोस्ट अ फ्लैगमैन विथ हैंड सिग्नल्स एंड डेटोनेटर्स। क्या किया जाए, पोस्ट अ फ्लैगमैन विथ हैंड सिग्नल्स एंड डेटोनेटर्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 1200 मीटर्स इन रियर ऑफ द वर्क। ये तीसरे बंदे का क्या काम है, वर्क साइड से 1200 मीटर की दूरी पर जाए और वहां पर जो हैंड सिग्नल को लगाए, डेटोनेटर लगाए ना। तो वहां पर 1200 पे भी एक हैंड सिग्नल लेकर एक आदमी खड़ा रहेगा जिसके पास डेटोनेटर हो। डेटोनेटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1200 मीटर इन रियर ऑफ द वर्क। द फ्लैगमैन शैल फिक्स, उस जो फ्लैगमैन होगा आपका, ये क्या करेगा, the flagman shall fix 3 detonators on the line 10 meters apart and stand at a place not less than 45 meters from the 3 detonators, from where the he can obtain a clear view of the approaching train। He will show stop hand signals। ये कुछ समझ में आया आप लोगों को, ये एक समझ में आया जो यहाँ पे वर्डिंग्स लिखी थी। बेसिकली क्या है ये, फ्लैगमैन को कहाँ का डेप्यूट करना है, तो पहले तो कह दिया कि भाई 30 मीटर रियर में खड़ा कर दो। दूसरा कहा है कि भाई 600 मीटर पे रियर में आप जो है लगा दे, फ्लैग लगा देंगे। तीसरा है 1200 मीटर की दूरी पे हैंड सिग्नल लगाना है, तो फ्लैगमैन कैसा लगाएंगे हम लोग, तो फ्लैगमैन शैल फिक्स 3 डेटोनेटर्स ऑन द लाइन 10 मीटर्स अपार्ट। ठीक है,
एंड स्टैंड एट अ प्लेस नॉट लेस देन 45 मीटर फ्रॉम द थ्री डेटोनेटर, यानी वो 45 की जगह 5 चल जाएगा, सॉरी 50 चल जाएगा, लेकिन 45 की जगह 40 नहीं चलेगा। तो अगर 45 मीटर्स डिस्टेंस कहाँ है तो उसको छोड़कर ही वहां पर जो है खड़े होना है। तो कह रहा है कि द फ्लैगमैन शैल फिक्स थ्री डेटोनेटर्स ऑन द लाइन 10 meters apart and stand at a place not less than 45 meters from the three detonators, यानी जहां हमने डेटोनेटर लगा रखे हैं वहां से कम 45 मीटर की दूरी पे कम से कम खड़ा हो। फ्रॉम वेयर ही कैन ऑब्टेन अ क्लियर व्यू ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, अप्रोचिंग ट्रेन का क्लियर व्यू दिखेगा। ही विल शो स्टॉप हैंड सिग्नल्स, ठीक है, ही विल शो स्टॉप हैंड सिग्नल, हैंड स्टॉप, स्टॉप हैंड सिग्नल को दिखाएगा, ठीक है। फिर अगला पॉइंट क्या कह रहा है, द मैन एट द साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, द मैन at the site of obstruction, the man at the site of obstruction shall give proceed hand signal to indicate to the driver who he may resume when he may resume normal speed after the train has been hand signaled past the obstruction। ठीक है, बोलने का मतलब क्या, अभी मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखाता हूँ नेक्स्ट रेड बाय वन, तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी जो यहाँ पर इन्होंने कहा है। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट रेड बाय वन में लेकर जाता हूँ। देखिए यहाँ पर अभी आप डायग्राम देखें, वर्क्स ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, इसके अंदर वर्क्स ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन में दो कैटेगरी है, एक है गाड़ी को रोकना है फिर गाड़ी को चलाना है, स्टॉप डेड, और दूसरा है रिड्यूस स्पीड। ठीक है ना, तो हम अभी पढ़ रहे हैं जो है स्टॉप डेड रेस्ट्रिक्शन, यानी गाड़ी को आके खड़े होकर जाना है। ठीक है, तो ये इसका प्रोटेक्शन है, ये सिंगल लाइन के लिए है। सिंगल लाइन है तो प्रोटेक्शन गाड़ी दोनों ही तरह से एक्सपेक्टेड हो सकती है ना। सिंगल लाइन का मतलब क्या है कि भाई मेरी गाड़ी जो है शायद ये तरफ से भी आ जावे, या हो सकता है ये यहाँ से भी आ जाए, तो यहाँ दोनों तरह से प्रोटेक्शन करेंगे। इस तरफ से आने वाली गाड़ी के लिए जो प्रोटेक्शन हमने किया है वो कुछ इस प्रकार का है कि नहीं। इस तरफ का जो प्रोटेक्शन है ये यहाँ से आने वाली गाड़ी का, और दूसरी तरफ से जो गाड़ी आ सकती है उसके लिए जो प्रोटेक्शन हम जो कर रहे हैं वो ये, बेसिकली यही होता है। सिंगल लाइन में दोनों तरफ से गाड़ियाँ एक्सपेक्टेड होती है हमारी। तो अभी यहाँ पे आप डायग्राम खाली देख लें, जैसे हमने अभी पढ़ा ना, तो वही आप अभी पढ़े, अभी आप समझेगा। वर्क साइट से 30 मीटर की दूरी पर, ये मेरी वर्क साइट है ना, प्लेस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन और वर्क, यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर क्या करेंगे, एक रेड हैंड फ्लैग, एक आदमी लेकर खड़ा रहेगा, है कि नहीं। यहाँ पर एक आदमी अपने हाथ में लेके फिजिकली खड़ा होगा, यहाँ कोई साथीदार डंडा नहीं लगाना है 30 मीटर पे, यहाँ पे एक आदमी को फिजिकली खड़ा होना है। दूसरा आदमी होगा वो 600 मीटर की दूरी पर होगा, वो क्या करेगा, एक 600 मीटर पे एक जो है बैनर फ्लैग, जिसको जामबावटा भी कहते हैं लोग, वो लगा देंगे। और उसके बाद में वहां पर बैनर फ्लैग लगाने के बाद में 600 मीटर की दूरी पर वो फिर से जाके अपनी जगह पर खड़ा होके रेड सिग्नल एग्जिबिट करेगा। तीसरा बंदा जो होगा वो और आगे बढ़ेगा, कहाँ तक जाएगा, जब तक 1200 मीटर तक ना चल जाए। 1200 मीटर तक ये चलता चला गया, 1200 मीटर पे जाने के बाद में क्या किया, 3 डेटोनेटर 10-10 मीटर की दूरी पे, 3 डेटोनेटर्स 10 मीटर अपार्ट, 10-10 मीटर की दूरी पर 3 डेटोनेटर लगाएंगे। नॉर्मली ये जो है एक लाइन पे नहीं लगाया जाता, ऑल्टरनेट रेलों पे लगाया जाता है। यानी कि अगर मैं ऐसा कहूँ, ये मेरी LH रेल है और ये मेरी RH रेल है, तो मैं डेटोनेटर कैसे लगाऊंगा, ये ज़रा समझने की चीज़ है। मैं डेटोनेटर यहाँ लगाऊंगा, ये 10 यहाँ लगा दिया, 1200 यहाँ पे पूरा हो गया था, इससे 10 मीटर की दूरी पे अगले पे लगा दिया, तीसरा यहाँ पे लगा दिया, ये ऑल्टरनेट इस तरीके से ये होगा। तो 3 डेटोनेटर्स 10 मीटर्स अपार्ट का मतलब ये है। और उसके बाद में आखिरी जो डेटोनेटर मेरा होगा, यहाँ से 45 मीटर की दूरी पर जाके मैं खड़ा हो जाऊंगा। क्यों 45 मीटर की दूरी पर जाके खड़ा होना है, सो दैट इन केस जो है अगर डेटोनेटर ड्राइवर जो है डेटोनेटर पे से ट्रेन पास हुई तो उसके जो स्पिलओवर्स वगैरह से है हम बच जाए। इनकेस ड्राइवर गाड़ी नहीं रोकता और पास हो गया ये बाटे को क्रॉस करके, तो वो यहाँ पर जो है इनकेस अगर ये डेटोनेटर तो फटने ही वाला है, अगर ट्रेन यहाँ से पास हो गई तो व्हाट में हैपन, उसकी जो स्पीड ओवर्स रहेंगे वो उसको लग सकता है, इसलिए 45 मीटर कम से कम दूरी पर खड़े होना है। सिंगल लाइन है तो जैसे यहाँ पे प्रोटेक्शन है बिल्कुल इसका सिमेट्रिक दूसरी तरफ भी प्रोटेक्शन होता है। अब इसी में हम नीचे चले जाते हैं, दूसरा है डबल लाइन, जैसे मैंने आपको बताया
डबल लाइन में क्या है, बिल्कुल सब कुछ वैसा ही है। 30 मीटर की दूरी पर एक आदमी बैनर हैंड सिग्नल लेकर खड़ा है। 600 पे एक बैनर फ्लैग लगाया गया और एक आदमी वहां पर लेकर खड़ा है। और 1200 पे जो है 1200 के बाद तीन तीन सॉरी 3 डेटोनेटर 10-10 मीटर की दूरी पर लगा के, और आखिरी डेटोनेटर से 45 मीटर की दूरी पर जाके हमारा जो है एक स्टाफ जाकर खड़ा हो जाए। ये है हमारा शॉर्ट ड्यूरेशन वर्क का प्रोटेक्शन। दिस इज नथिंग बट प्रोटेक्शन फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन वर्क। ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा। व्हेन द ट्रेन इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप एट द साइट ऑफ वर्क। अब दूसरा केस पढ़ लेते हैं हम लोग, केस नंबर 2। क्या है, व्हेन द ट्रेन कैन पास ओवर द वर्क स्पॉट। जब गाड़ी जो है कार्यस्थल से पास हो, व्हेन द ट्रेन कैन पास ओवर द वर्क स्पॉट एट रेस्ट्रिक्टेड स्पीड इन ब्लॉक सेक्शन। यानी कि ब्लॉक सेक्शन के अंदर जब ट्रेन जो है रेस्ट्रिक्टेड स्पीड से पास करना है। व्हेन द ट्रेन कैन पास ओवर द वर्क स्पॉट एट रेस्ट्रिक्टेड स्पीड इन ब्लॉक सेक्शन, द फॉलोइंग प्रोटेक्शन शुड बी अडॉप्टेड इन द अबव केस। उस परिस्थिति में क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रिकॉशंस प्रोटेक्शन करने पड़ेंगे। तो जस्ट रीड देम वंस, ABCD एक बार आप इसे पढ़ें। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम जैसा देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पोस्ट अ फ्लैगमैन एग्जिबिटिंग कॉशन हैंड सिग्नल। गाड़ी को भी खड़ा नहीं करना है, गाड़ी को पास करना है, लेकिन सावधानी से। पोस्ट अ फ्लैगमैन एग्जिबिटिंग कॉशन हैंड सिग्नल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। यानी यहाँ पर भी एक फ्लैगमैन मेरा खड़ा होगा वर्क स्पॉट से, यानी प्लेस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन से कितनी दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर। दूसरा है, post a flagman exhibiting caution hand signals at a distance of 1200 meters. Post a flagman exhibiting caution hand signals at a distance of 1200 meters for broad gauge from the place of obstruction। यानी कि एक आदमी को कहाँ कॉशन हैंड सिग्नल लेकर कहाँ पे एग्जिबिट करने का, 30 मीटर की दूरी पर। दूसरे को क्या कहा है, 1200 मीटर की दूरी पर जाके खड़ा होना। ठीक है, ये दो कह दिया। अब तीसरा क्या कहता है देखें आप, post an intermediate post an intermediate flagman post an intermediate flagman with hand signals at a distance of 600 meters. Post an intermediate flagman with hand signals at a distance of 600 meters for broad gauge from the place of obstruction. He will also place he will also place और क्या प्लेस करेगा, he will also place a banner flag across the track। वो across the track banner flag भी लगाएगा। The intermediate banner flag must be kept across the line। कब तक लगा रहेगा, intermediate banner flag must be kept across the line until the speed of the train has been reduced, after which the banner flag shall be removed and the train hand signaled forward। क्या मतलब हुआ इसका, एक तरह से तीनों ही पॉइंट में पढ़ के बता देता हूं आपको। पहले तो ये कहा, A एक फ्लैगमैन को 30 मीटर की दूरी ऑब्स्ट्रक्शन की जगह से कॉशन हैंड सिग्नल के तौर पर लेकर खड़े होने के लिए है कि नहीं, गाड़ी खड़ा नहीं करना, सावधानी, एग्जिबिटिंग कॉशन हैंड सिग्नल यानी कि उसको सावधान करना है। ठीक है, 30 मीटर की दूरी पे। दूसरा पॉइंट एक्चुअली ये पॉइंट सी होगा, लेकिन उन्होंने अल्टीमेट बता के बीच में इंटरमीडिएट लिया है, तो आखिरी वो क्या कह रहा है, उसके बाद में क्या कर रहा है, एक आदमी को 1200 मीटर की दूरी पर लेके जाके खड़ा कर दीजिए। एग्जिबिटिंग कॉशन एंड सिग्नल एट ए डिस्टेंस ऑफ 1200 मीटर फॉर ब्रॉड गेज फॉर द फ्रॉम द प्लेस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। है कि नहीं, दो चीज हो गई। तीसरा कह रहा है पोस्ट एंड इंटरमीडिएट फ्लैगमैन, यानी एक आपका 30 मीटर पे एक 1200, इनके बीच में, इंटरमीडिएट ने बीच में। पोस्ट एंड इंटरमीडिएट फ्लैगमैन विथ हैंड सिग्नल्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 600 मीटर्स। 600 मीटर की दूरी पर उसको खड़ा कर दो हैंड सिग्नल के साथ में। और साथ में क्या कर रहे हैं, ही विल ऑल्सो प्लेस अ बैनर फ्लैग।
और वो क्या करे, बैनर फ्लैग भी प्लेस करे अक्रॉस द ट्रैक, यानी जाम बावटा जिसको हम बोलते हैं, बैनर फ्लैग लगा दें। आगे ये भी कहा है द इंटरमीडिएट बैनर फ्लैग मस्ट बी केप्ट अक्रॉस द लाइन। कब तक ये बैनर फ्लैग लगा रहे, अब देखो बैनर फ्लैग लगाने का बेसिक मकसद क्या है, बैनर फ्लैग लगा रहेगा तो गाड़ी की स्पीड रिड्यूस कैसे होगी। पहले तो था स्टॉप डेड वाला, वहां तो समझ में आता गाड़ी को खड़ा ही करना था हमें, लेकिन यहाँ गाड़ी को खड़ा तो करना नहीं है, यहाँ गाड़ी को जो है स्पीड को धीमा करना है। तो बैनर फ्लैग इसलिए लगाएंगे ताकि वो बैनर फ्लैग देख के गाड़ी की स्पीड कम करेगा। और ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है, द इंटरमीडिएट बैनर फ्लैग मस्ट बी केप्ट अक्रॉस द लाइन अनटिल द स्पीड ऑफ द ट्रेन हैज बीन रिड्यूस। जब तक ट्रेन की स्पीड रिड्यूस ना हो जाए तब तक लगा रहने देगा। आफ्टर विच, उसके बाद क्या करेगा, आफ्टर विच द बैनर फ्लैग शैल बी रिमूव्ड एंड द ट्रेन हैंड सिग्नल फॉरवर्ड, यानी उसके बाद में वो क्या करेगा, बैनर फ्लैग निकाल देगा, उसको हैंड सिग्नल देके उसको आगे की तरफ फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर डी भी पढ़ लेते हैं। द रेलवे सर्वेंट एट द साइट ऑफ वर्क शुड गिव, the railway servant at the site of work should give proceed hand signals to indicate to the driver that he may resume normal speed of the train has been hand signal past the site of work। यानी कि जो भी साइट पे रेलवे सर्वेंट होगा वो क्या करे, प्रोसीड हैंड सिग्नल दे ड्राइवर को कि वो नॉर्मल स्पीड को रिज्यूम कर सकता है। जब भी आप इस साइट ऑफ वर्क से निकल जाओगे तो आप नॉर्मल स्पीड से जा सकते थे। ही में रिज्यूम नॉर्मल स्पीड आफ्टर द ट्रेन हैज बीन हैंड सिग्नल पास द साइट ऑफ वर्क। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसका डायग्राम भी यहाँ पर आप देखेंगे एनेक्चर 8/2 में है। एनेक्चर 8/2, लेट मी मिनिमाइज इट फॉर यू। वर्क्स ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन ही है, वहां क्या लिखा हुआ था, स्टॉप डेड रेस्ट्रिक्शन, यहाँ क्या है, रिड्यूस स्पीड। ये फर्क है, इन दोनों में फर्क बेसिकली क्या है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। पहले केस में गाड़ी को खड़ा करना था, पहले केस में गाड़ी को खड़ा करना था, उसके बाद में पास करना था, स्टॉप डेड रेस्ट्रिक्शन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो उसका डायग्राम भी आपके यहीं पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैं आपको डबल, खाली डबल लाइन में देखो ताकि एक ही तरफ फोकस करना पड़े। डबल लाइन में यहाँ पे वर्क साइड से 30 मीटर पे ये क्या था आपका, एक हैंड सिग्नल लेके एक आदमी खड़ा है। 600 पे एक बैनर फ्लैग लगा है, उसके बाद में हैंड सिग्नल लेके खड़ा है। 1200 पे 3 डेटोनेटर लगे हैं ऑल्टरनेट 10 मीटर्स, और उसके बाद में एक आदमी 45 की दूरी पे। यहाँ पर आप देखिए, ये सिंगल लाइन में देखिए, ये तो सेम टू सेम है। एक हैंड सिग्नल लेके 30 मीटर पे खड़ा आदमी है हमारा, फ्लैगमैन हमारा। दूसरा 600 मीटर पे जो है एक बैनर फ्लैग भी लगा है और हैंड सिग्नल लेकर भी खड़ा है। तीसरा फर्क यहाँ है, 1200 मीटर पे वहां 3 डेटोनेटर लगे थे, यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी डेटोनेटर नहीं लगाया जाएगा। नो डेटोनेटर विल बी फिक्स। और डेटोनेटर नहीं है तो 45 मीटर आगे जाके खड़ा होने का लॉजिक भी नहीं, यानी यह बंदा तीसरा वाला 1200 मीटर की दूरी पर जाकर खड़ा हो जाएगा। बेसिकली यही है एनेक्स्चर 8/2 के अंदर, एनेक्स्चर 8/2 के अंदर में यही है। ठीक है ना, आगे क्या कह रहा है, द फॉलोइंग पॉइंट्स, the following point should be kept in view while protecting the track in the cases mentioned above। यानी ए और बी दोनों में जो है प्रोटेक्शन, तो डायग्राम हमने देख लिया। एनेक्स्चर 8/1 सब पैरा 1 के लिए था, एनेक्स्चर 8/2 सब पैरा 2 के लिए था। दोनों के लिए क्या किया कहा है, ऑन सिंगल लाइन द लाइन मस्ट बी सो प्रोटेक्टेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द वर्क। सिंगल लाइन में क्या किया है कि दोनों तरफ प्रोटेक्शन करेंगे। सिंगल लाइन में क्या कहा है, दोनों तरफ प्रोटेक्शन करेंगे। कुछ डाउट है किसी को, कौन है, इंद्रेश, क्या है इंद्रेश डाउट आपका, वो सिग्नल ये लिखा है सर आगे बढ़ने के लिए। क्या है वो सिग्नल, किधर पढ़ा आपने, डी वाले में देखे, कौन सा बी, कौन सा, डी डी डी। डी। हम्म,
यहाँ पे तो कहीं नहीं एक्चुअल में हिंदी में दिया है सर वो सिग्नल। इंग्लिश इसमें बताओ ना कहाँ पे, मतलब ये प्रोसीड हैंड ये सिग्नल शुड गिव प्रोसीड हैंड सिग्नल, यानी कि गो सिग्नल को शायद हो सकता होगा वो लिखा होगा, प्रोसीड हैंड सिग्नल, आगे बढ़ो। अच्छा, जो तो वो साइड पे कैसे रहता दिखाया है, जाता आपने है? देखा होगा ना, जो लाइन पर आदमी काम करता है तो वो क्या करता है, जब गाड़ी की स्पीड कम हो गई तो वो क्या करेगा, उसको प्रोसीड हैंड सिग्नल दिखाता ना, बावटा हिला हिला के, भाई आगे जाओ आगे जाओ, है कि नहीं, यू कैन प्रोसीड अहेड, यू कैन गिव प्रोसीड हैंड सिग्नल है वो, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 में थे, तो पॉइंट नंबर 3 में हम देखते हैं, फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन। तो इसमें हमने एक पॉइंट तो पढ़ लिया हमने, ये हम पढ़ रहे हैं अभी। तो पहला पॉइंट हमारा ये वाला हो गया, सिंगल लाइन में दोनों तरफ प्रोटेक्शन करेंगे। दूसरा क्या कर रहा है, एट प्लेसेस जहां पर वेयर देर आर कर्व्स और फॉलिंग ग्रेडियंट, यानी जिन जगहों पर क्या है, गोलाई है, एट प्लेसेस वेयर देर आर कर्व्स और फॉलिंग ग्रेडियंट्स, कर्वेचर है या फॉलिंग ग्रेडियंट, और एट टाइम्स ऑफ पुअर विजिबिलिटी द डिस्टेंसेस लेड डाउन अबव, यानी कि क्या डिस्टेंसेस थे, 600 मीटर 1200 मीटर ना, मे बी सुटेबली इंक्रीज्ड, मे बी सुटेबली इंक्रीज्ड, तो क्या कह रहा है, अबव मे बी सुटेबली इंक्रीज्ड वेरेवर नेसेसरी एंड इंटरमीडिएट फ्लैगमैन पोस्टेड टू रिले हैंड सिग्नल। ठीक है, कहने का मतलब क्या है भाई, अभी हमारा प्रोटेक्शन कहाँ कहाँ कर रहे हैं हम लोग, जब क्लियर विजिबिलिटी है, कोई ग्रेडियंट नहीं है, कोई शार्प कर्व नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम कहाँ कहाँ पे प्रोटेक्शन कर रहे हैं, हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं, एक प्रोटेक्शन हम कर रहे हैं 600, 30 मीटर को तो छोड़ दो, तो काफी करीब में हो गया। दूसरा क्या है, 30 मीटर के बाद में 600 और 1200। लेकिन अगर कहीं पर बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है फ्लैगमेंट्स को पोस्ट करने का, कि वो एक दूसरे को देख सके, फ्लैगमेंट नंबर 1 वो 2 को देख सके, 2 1 और 3 दोनों को देख सके, और 3 एटलीस्ट 2 को देख सके, बेसिकली कॉन्सेप्ट लॉजिक तो यही है। लेकिन अगर अब 600 पे 1200 पे खड़ा कर दिया, अब जो फील्ड पे जो काम करा रहा है बंदा, उसके आगे कर्व है, वो 600 पे जो खड़ा वो आदमी को नहीं देख पा रहा, 600 वाले आदमी को नहीं देख पा रहा है, 600 वाला और 1200 एक दूसरे को नहीं देख पा रहे, या समथिंग लाइक दैट। तो उस परिस्थिति में क्या करेंगे, तो क्या है, ये दूरियों को पहले तो बढ़ाया जा सकता है, और उनके बीच में इंटरमीडिएट फ्लैगमेंट पोस्ट कर दें, यानी उनके बीच में और फ्लैगमेंट, यानी जो 600 वाले पे तो था ही, इनके बीच में इनको आगे पीछे करके एक आधा फ्लैगमेंट को और बीच में सिग्नल रिले करने के लिए लगा दिया जाए, ये यहाँ पे कहा जा रहा है, ताकि अगर कर्वेचर बहुत शार्प है तो हमको समय मिलता नहीं है हटने के लिए ट्रैक पर से, फॉलिंग ग्रेडियंट है तो वहां पर भी यही प्रॉब्लम है, और तीसरा है हमारा विजिबिलिटी पुअर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द लोकेशन ऑफ द बैनर फ्लैग, द लोकेशन ऑफ द बैनर फ्लैग, detonators and hand signals should be so selected as to avoid stopping of train as far as possible on continuous steep rising gradients, यानी बैनर फ्लैग डेटोनेटर हैंड सिग्नल को इस तरीके से सेलेक्ट किया जाए कि गाड़ी को खड़ा करने के लिए, टू अवॉइड सॉरी लोकेशन ऑफ बैनर फ्लैग डेटोनेटर हैंड सिग्नल शुड बी सो सेलेक्टेड एज टू अवॉइड स्टॉपिंग ऑफ ट्रेन, यानी उनकी जो लोकेशन होगी बैनर फ्लैग के डेटोनेटर हैंड सिग्नल की, इस तरीके से चूज की जाए टू अवॉइड स्टॉपिंग ऑफ ट्रेन एज फार एज पॉसिबल, जहां तक हो सके गाड़ी को खड़ा ना किया जाए, ऑन कंटिन्यूअस स्टीप राइजिंग ग्रेडियंट, यानी ये खास स्पेसिफिकली स्टीप राइजिंग ग्रेडियंट की बात चल रही है कि नहीं, स्टीप राइजिंग ग्रेडियंट के बारे में यहाँ पर बात चल रही है, कि क्या कहा जा रहा है कि बैनर फ्लैग का लोकेशन डेटोनेटर हैंड सिग्नल इस तरह से चूज किया जाए कि गाड़ी को रोकना ना पड़े, खास करके कंटिन्यूअसली स्टीप राइजिंग ग्रेडियंट पे। आगे कह रहे हैं, if in an emergency, if in an emergency it becomes necessary, अगर emergency परिस्थिति में it becomes necessary to carry out such works at night, the provisions for protection from the line as detailed above must be complied with, except that red light must be exhibited in the direction of approaching train in place of red hand signal
बैनर फ्लैग्स एंड बैनर्स। यानी क्या कह रहा है, अगर कहीं इमरजेंसी की परिस्थिति जनरेट हो जाती, इफ इन एन इमरजेंसी इट बिकम्स नेसेसरी टू कैरी आउट सच वर्क्स एट नाइट, ये जरूरी हो जाता है कि एक ऐसे काम रात में किए जाए फॉर द क्या कहेंगे, इमरजेंसी में रात को काम करना पड़ रहा है। तो कह रहे हैं द प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लाइन। ये देखिए, ये यहाँ पे क्यों कहा जा रहा है एट नाइट, पहले तो आप ये सोचे, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं शॉर्ट ड्यूरेशन वर्क। हम पढ़ रहे हैं ये जो हम जो पढ़ रहे हैं सारे के सारे क्या शॉर्ट ड्यूरेशन वर्क से रिलेटेड बातें हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर बात हो रही है शॉर्ट ड्यूरेशन वर्क का, क्या कहा है कि ऐसे काम जो जिस दिन शुरू किया सनसेट होने से पहले पहले काम खत्म हो जाए और गाड़ी में कोई कॉशन ऑर्डर इम्पोज ना करना पड़े काम के बाद में। बेसिकली यही था। लेकिन ये पॉइंट नंबर डी में क्या कह रहा है, इफ इन एन इमरजेंसी इट बिकम्स नेसेसरी टू कैरी आउट सच वर्क्स एट नाइट, काम को रात में करना जरूरी हो गया। शॉर्ट ड्यूरेशन वर्क में तो होना नहीं सनसेट के, लेकिन रात में करने की बात आ रही है। तो क्या कह रहा है कि इफ इन एन इमरजेंसी इट बिकम्स नेसेसरी टू कैरी आउट सच वर्क्स एट नाइट, रात में काम करना जरूरी होगा। तो क्या करें, the provisions for protection of line, the provision for protection of line as detailed in subpara 1 and 2 must be complied with, यानी ऊपर जो पॉइंट लिखा है उन सारे की सारी चीजों को फॉलो करना है। must be complied with except that, पर क्या हो जाएगा, except that red light must be exhibited in the direction of approaching trains, red light must be exhibited in the direction of approaching trains in place of red hand signaling है। तो यहाँ क्या करेगा आदमी हमारा, स्टाफ क्या करेगा हमारा, तो कह रहा है कि काम रात में करना जरूरी है कि नहीं। तो क्या किया जाए, तो रेड कलर का लाइट मस्त जो है एग्जिबिट करके ट्रेन की डायरेक्शन में चलेंगे, अप्रोचिंग ट्रेन की तरफ है, इन प्लेस ऑफ रेड हैंड सिग्नलिंग फ्लैग्स एंड बैनर फ्लैग। यानी कि हैंड सिग्नल फ्लैग और बैनर फ्लैग की जगह पे आप क्या करेंगे, एक टॉर्च सॉर्ट ऑफ हम कहेंगे रेड लाइट एग्जिबिट करेंगे। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर ई, in an emergency, in an emergency when it is necessary to on considerations of safety, in an emergency when it is necessary on considerations of safety, the JESSCPV or authorized railway servant may commence such works after protecting the line as per GR 15.08 and 15.09 before issuing notice to the station master। क्या मतलब है इसका, इन एन इमरजेंसी यानी इमरजेंसी परिस्थिति में जब ये जरूरी हो जाएगा कंसिडरेशन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से कि JESSCPV और ऑथराइज्ड रेलवे सर्विस में कम इन सच वर्क्स आफ्टर द प्रोटेक्टेड लाइन बिफोर इशूइंग नोटिस टू द स्टेशन मास्टर। यानी कि क्या क्या है कि अभी यहाँ पे अकेले अभी हमने नाइट के बारे में पढ़ा था, ऐसी कह रहा है कि अगर इमरजेंसी की सिचुएशन है और अगर सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी है तो क्या कहा है, व्हेन इट इज नेसेसरी ऑन कंसिडरेशन ऑफ सेफ्टी द JSSP और ऑथराइज्ड रेलवे सर्विस में कम इन सच वर्क्स आफ्टर प्रोटेक्टिंग द लाइन एज पर GR 15.08 एंड 15.09 बिफोर इशूइंग नोटिस टू द स्टेशन मास्टर। यानी बेसिकली क्या कहा है कि प्रोग्राम एक तरीके का दे दिया जाए, है कि नहीं, इंटीमेट दे दिया जाएगा, स्टेशन मास्टर को नोटिस देने से पहले क्या किया जाए, लाइन का प्रोटेक्शन कर लिया जाए एज पर GR 15.08 एंड 15.09। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ द वर्क इज लाइकली टू बी प्रोलॉन्ग, यानी लंबा काम चलने वाला है, ही शुड नोटिफाई द स्टेशन मास्टर एज सुन एज पॉसिबल। अगर काम लंबा चलने वाला है, वर्क इज लाइकली टू बी प्रोलॉन्ग, तो उस परिस्थिति में क्या कहा जा रहा है, if the work is likely to be prolonged he should notify the station master as soon as possible। तो जो है स्टेशन मास्टर को PWI जो है जल्द से जल्द बता देगा, है कि नहीं, स्टेशन मास्टर को नोटिफाई कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट नंबर 3 तक हमारा हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वर्क्स टू बी कैरिड आउट इन स्टेशन लिमिट्स, वर्क्स टू बी कैरिड आउट इन स्टेशन लिमिट्स।
तो पहला पॉइंट है, नो वर्क शुड बी कमेंस्ड ऑन रनिंग लाइन. No work should be commenced on running line at a station without the written permission of the station master and until the relevant signals have been placed at on. क्या कह रहा है? वन, नो वर्क शुड बी कमेंस्ड ऑन रनिंग लाइन एट अ स्टेशन विदाउट द रिटन परमिशन. यानी कि कोई भी काम रनिंग लाइन पे, स्टेशन पे, विदाउट स्टेशन मास्टर के परमिशन से नहीं करना है. एंड अनटिल द रेलेवेंट सिग्नल्स हैव बीन प्लेस्ड एट ऑन. वो भी कब? जब स्टेशन मास्टर भी क्या कर रहा है, सिग्नल जो है एग्जिबिट किया उसको ऑन पोजीशन में ना कर दे. नेक्स्ट है, बिफोर कमेंसिंग अ वर्क, बिफोर कमेंसिंग अ वर्क on a line which can be isolated from the running line, the JSSCPA should ensure that the line has been isolated and retain the keys of locking device in his possession. Before commencing of a work on a line which can be isolated from the other running lines. Before commencing a work on line which can be isolated from the other running line, the JSSPA shall ensure that the line has been isolated and retain the keys of locking device in his possession. यानी कि क्या कर देना? उस पैच को आइसोलेट कर देना. उसके बारे में बात चल रही है. Where isolation is effected by the setting of point, they must be locked by means of clamps of or bolts and cotters. यानी पॉइंट के बारे में बात चल रही है अभी. Where isolation is effected by the setting of points, they must be locked by means of clamps or bolts and cotters. ठीक है, उसको सिक्योर करके रखना है अपने को. नेक्स्ट है, बिफोर कमेंसिंग वर्क ऑन अ लाइन which cannot be isolated from other running lines. Before commencing work on a running line which cannot be isolated from other running lines as shown above, JESSCPA should provide the prescribed hand signals, detonators and banner flags. ठीक है, तो क्या करना है? हैंड सिग्नल, डेटोनेटर, बैनर फ्लैग, ये सारी की सारी की चीजें इसके अंदर होनी चाहिए. ठीक है. नीचे एक पॉइंट नंबर 5 है इसी पैरा का, उसको जरा देख लेते हैं हम लोग. 4 नंबर तो हो गया. वर्क्स इन ऑटोमेटिक टेरिटरी, वर्क्स इन ऑटोमेटिक टेरिटरी. यहाँ पे कुछ पैरा नंबर भी लिखा हुआ है जीएनएसआर का. ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? इन ऑटोमेटिक टेरिटरी, इन ऑटोमेटिक टेरिटरी इज द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस ऑफ वर्क or obstruction to the automatic signal controlling entry of a train into the signal section is less than 1200 meters, and the automatic signal is secured at on the banner flag and 3 detonator may be provided at 90 and 180 meters respectively. तो क्या कहा है ऑटोमेटिक टेरिटरी के अंदर? पहले तो यहाँ पे इंटीमेट कर दिया है कि क्या है आपका जो है ऑटोमेटिक टेरिटरी में. आप जो है एक क्या कह सकते हैं हम लोग, क्या कहूँ मैं आपको, एक तरीके से इजाजत है. इन ऑटोमेटिक टेरिटरी इज द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस ऑफ वर्क और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ऑटोमेटिक सिग्नल कंट्रोलिंग एंट्री ऑफ अ ट्रेन इनटू द सिग्नल सेक्शन इज लेस देन 1200 मीटर, यानी 1200 मीटर से कम है. एंड द ऑटोमेटिक सिग्नल इज सिक्योर्ड एट ऑन, ऑटोमेटिक सिग्नल सिक्योर्ड है. एंड 3 डेटोनेटर्स में बी प्रोवाइडेड एट 90 एंड 180 मीटर्स रिस्पेक्टिवली. यहाँ पर 3 डेटोनेटर लगाना है. कहाँ लगाना है? एट 90 मीटर एंड 180 मीटर रिस्पेक्टिवली. ठीक है, किसी को कुछ नहीं समझा तो पूछ सकता है.
ये वाला पैरा सर बता दीजिए, ये 90 और 180 मीटर का कब लगाना है, नहीं समझ में आया। अच्छा ठीक है। Automatic territory. If the distance from the place of work obstruction to the signal into the signal is less than 1200 meters, यानी ऑटोमेटिक टेरिटरी जहां पर डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस ऑफ वर्क टू द ऑटोमेटिक सिग्नल कंट्रोलिंग एंट्री दो ट्रेन, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, जहां पर काम कर रहे हैं और जहां से सिग्नल का सेक्शन में एंटर कर रही है कि नहीं। अगर इनके बीच की दूरी 1200 मीटर से कम हो, if the distance between them is less than 1200 meters, then the automatic signal is secured at on। ठीक है, तो ऑटोमेटिक सिग्नल को ऑन कर दिया जाएगा। The banner flag and 3 detonator may be provided at 90 and 180 meters respectively। यानी ये जो है आप पूछ रहे हैं ना 90 मीटर 180 कब, तो ऑटोमेटिक टेरिटरी के लिए है। जिन सेक्शन में जो है सिग्नलिंग सिस्टम क्या है, ऑटोमेटिक टेरिटरी, वहां पर 90 मीटर एंड 180 मीटर्स। 90 मीटर्स आपका क्या हो जाएगा उसके अंदर, 90 मीटर पे आपका पहला डेटोनेटर आएगा और 180 मीटर पे फिर बाकी के। नहीं, 90 पे बैनर फ्लैग है ना सर, 9 बैनर फ्लैग एंड 3। हाँ 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 हाँ, सॉरी, आई एम सॉरी, हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। 1200 मीटर पे तो ये है आपका, जहाँ पे कंट्रोलिंग इज लेस देन 1200 मीटर, यानी जो ऑटोमेटिक सिग्नल की टेरिटरी 1200 मीटर से अगर कम है, ऑटोमेटिक सेक्शन है, और जहाँ पे ट्रेन को कंट्रोल करने के लिए 1200 मीटर से कम का सिग्नलिंग सेक्शन का, यानी ट्रैक सर्किटिंग ही उससे छोटा है, 1200 मीटर से छोटा है, तो वहाँ क्या किया जाएगा, 90 मीटर पे बैनर फ्लैग लगेगा और 180 मीटर के ऊपर 3 डेटोनेटर लगाएंगे। करेक्ट, आपने बिल्कुल सही कहा। ठीक है, ये हमारा हो गया। सर 1200 मीटर के ये मतलब जैसे दो सिग्नल जो ब्लॉक सेक्शन में होते हैं, उनके बीच की दूरी अगर 1200 से कम है तब होगा, क्या मतलब, नहीं समझ में आया। अभी ये आपको मैं कैसे बताऊं, जो सिटीज वगैरह ना, सबर्ब से, देखो कैसा, मैं आपको बताता हूँ, जो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल मुंबई का देता हूँ। मुंबई में जो है ना, रेलवे स्टेशन बहुत करीब करीब में है, सबर्बन सेक्शन हम उसको कहते हैं, जहाँ पे रेलवे स्टेशन ना, क्योंकि थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, तो यहाँ पे हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे कोई ना कोई रेलवे स्टेशन है। बहुत सारे मेट्रो सिटीज होंगे, नॉट ओनली मुंबई, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। तो बहुत करीब करीब में स्टेशन होते हैं, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक टेरिटरी, यानी कि यहाँ पर ऑटोमेटिक सिस्टम, एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम नहीं चलता यहाँ पे, ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम चलता है। तो यहाँ पर क्या आता है, डिस्टेंस की बात हो रही ना, तो इसको जरा मैं मार्क कर देता हूँ एक बार फिर पहले। इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस ऑफ वर्क और ऑब्स्ट्रक्शन टू द ऑटोमेटिक सिग्नल कंट्रोलिंग एंट्री ऑफ अ ट्रेन इनटू द सिग्नल सेक्शन इज लेस देन 1200 मीटर्स, तो क्या कह रहा है, द ऑटोमेटिक सिग्नल इज सिक्योर्ड एट ऑन द बैनर फ्लैग and 3 detonator may be provided 90 and 180 meters. Automatic signal is secured at on. The banner flag and 3 detonators may be provided at 90 and 180 meters respectively. इसको जो डायग्राम बना के एक्सप्लेन करने का है ना, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। ये मेरी रेलवे लाइन है, ठीक है, और वर्क कहाँ चल रहा है, समझो, मान के चले यहाँ पर काम चल रहा है कि नहीं। अब क्या कर रहा है, तो ये वर्क, तो प्लेस ऑफ वर्क हो गया, टू द ऑटोमेटिक सिग्नल कंट्रोलिंग, यानी सिग्नल जो ये जो पैच है ऑटोमेटिक सिग्नल, यहाँ पर जो है सिग्नलिंग सिस्टम जो है 1200 मीटर से कम पर है, यानी कि ये वर्क साइट से जो सिग्नलिंग का जो ऑटोमेटिक कंट्रोलिंग सिस्टम, मान के चलिए यहाँ पर मैंने ऐसे एक बॉक्स बना दिया। इफ दिस डिस्टेंस इज लेस देन, इनके बीच की जो दूरी वर्क साइट से लेके ये जो है, ये डिस्टेंस है, दिस इज, व्हाट इज इट, लेस देन
1200 मीटर्स, है कि नहीं? क्या है? 1200 मीटर से कम है। ओके, जस्ट अ मिनट। देखिए क्या कहा जा रहा है, इसको आप अच्छे से समझें। इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस ऑफ वर्क और ऑब्स्ट्रक्शन टू द ऑटोमेटिक सिग्नल कंट्रोलिंग एंट्री ऑफ अ ट्रेन, यानी एक ऑटोमेटिक टेरिटरी है जहां से सिग्नल की ये दूरी जो है, जहां से सिग्नल को कंट्रोल किया जाता है, वो पैच, इसके बीच की जो दूरी 1200 मीटर से कम की है, यानी कि बहुत छोटा सेक्शन है। यानी कि सिग्नलिंग का जो सिस्टम है, सिग्नल कंट्रोलिंग का जो मैकेनिज्म है, इसका जो सेक्शन जो है ये छोटा है। कितना छोटा है? 1200 मीटर से कम का है। 1200 मीटर से कम का है। हमारा फुल प्रोटेक्शन हम जब करते हैं, हमारा फुल प्रोटेक्शन 1200 पे होता है ना भाई, वर्क साइड से 30 मीटर, 6 मीटर, फिर 1200 मीटर, तब जाके कंप्लीट प्रोटेक्शन हो जाता है। लेकिन अगर ऑटोमेटिक टेरिटरी है जहां पर ये जो सेक्शन है सिग्नल कंट्रोलिंग का, ये अगर 1200 मीटर से कम का है, तो मैंने पहला तो मैं चलो बैनर फ्लैग लगा दूंगा 600 पे, दूसरा 1200 पे लगाऊंगा, वहां तो सिग्नल के बाहर चला जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, उसका सिग्नल तो उसके पहले आगे आएगा ना। तो वहां पे के लिए कहा जा रहा है कि ऐसी जगहों पर आप क्या करें, ऐसी जगहों पर क्या करें, ऐसी जगहों पर बैनर फ्लैग लगा दें हम लोग, जहां पे दूरी इससे कम है। तो यहाँ पे क्या करें, अब आप यहाँ पर, अब यहाँ पर आप जो है कितने पर, जस्ट अ मिनट, इस पैच से 90 मीटर की दूरी पर, यानी 1200 मीटर से कम है, तो क्या कहा जा रहा है कि भाई 90 मीटर पर आप एक ये लगा दें। क्या लगा दें आप? एक बैनर फ्लैग लगा दें। क्या लगा देंगे हम लोग यहाँ पर? एक बैनर फ्लैग लगा देंगे। तो समथिंग लाइक दिस, यहाँ पर एक बैनर फ्लैग लग जाएगा हमारा। कहाँ पर? 90 मीटर पे। और 3 डेटोनेटर जो मुझे लगाने थे, जो 3 डेटोनेटर लगाने थे, वो कहाँ लगेंगे? 90 मीटर हो गए, और ये 180 मीटर पे। इस तरीके से, तो मैं इसको अभी वैल्यूज ही लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। डायग्राम से लोग पूछ रहे थे ना, जस्ट अ मिनट। तो अब ये वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 90 मीटर्स, और ये हो जाएगी 180 मीटर्स। एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे कि सबअर्बन सेक्शन या फिर छोटा छोटा जो सेक्शन होता है, तो वहां पर 90 मीटर और 180 मीटर पे इस तरीके का प्रोटेक्शन हमको करना है। ठीक है? इज इट अंडरस्टूड? कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा था, आप समझ गए? सर ऑटोमेटिक सिग्नल है तो कुछ समय के बाद तो ये ऑफ हो जाएगा, सिक्योर टू ऑन ये सिग्नल दिया है। क्या कह तो रहे ये हैं आप? फिर सर ये ऑटोमेटिक सिग्नल में है तो ये कुछ समय के बाद तो ये ऑन होगा, गाड़ी तो आती रहेगी। हाँ। तो उस कंडीशन में ये सिग्नल ऑफ हो जाएगा तो ये दूरियां फिर बढ़ जाएगा, इसको कैसे नहीं नहीं करेंगे? नहीं, नहीं नहीं, इधर पे जो ट्रैक सर्किट की जो लंबाई होती है ना, बेसिकली मैं आपको बताऊं कैसा। यहाँ पर जो है ना, ट्रैक सर्किट जो होते हैं ना, ट्रैक सर्किट जो है ना, छोटे छोटे होते हैं यहाँ पर। क्योंकि थोड़ी दूर पे जाएंगे आपको एक स्टेशन आ जाएगा, उसके बाद जाएंगे फिर थोड़ी दूरी पे। कई जगहों पर तो ऐसा होता है, लेस देन 1 किलोमीटर पे एक रेलवे स्टेशन आ जाता है। तो आप कैसा करेंगे? आपने मान के चलो कि एक फला फला स्टेशन पे आप जो है आप काम कर रहे थे, ठीक है? अब वहां से आप प्रोटेक्शन करें, तो अगला स्टेशन का ये सिग्नल छोड़ के अगला स्टेशन के आगे मेरा प्रोटेक्शन हो जाएगा, तो दैट इज रॉन्ग ना। तो इसके लिए कहा है कि भाई वो सर्किट के अंदर ही होना चाहिए। नहीं समझ में आया? नो सर, जैसे गाड़ी तो चलेगा, तो दूरियां। इसको इसको मैं काम करता हूँ ना, अभी जीएनएसआर का पैरा 15.09 लेंगे, तो जीएनएसआर ओपन करके हम लोग जो है ना इसको ले लेंगे बाद में ना। ये पैरा ठीक। 15.09 उधर से देख लेते, उधर पे किस तरीके से लिखा हुआ है इसको। अभी देखो ये अलग अलग सिस्टम है, एब्सोल्यूट ब्लॉक सेक्शन, ऑटोमेटिक, ये सब है ना। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये ऑपरेटिंग का है, जी ऑपरेटिंग सर। का कॉन्सेप्ट है ये। तो वहां से अपन जरा इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है। हम्म।